नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल तुम्हें दिल ने पुकारा है, जिसकी राइटर है नायाब जलानी। उसकी ये दूसरी और आखिरी एपिसोड है। होप सो कि आप लोगों को पहली एपिसोड पसंद आई होगी। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसकी आखिरी एपिसोड को। हाशिर पाकिस्तान आ गया था। जिसने भी सुना गोया दांतों में उंगलियां दबा ली। हाशिर की ज़िद्दी तबीयत, अखड़ मिजाज से भला कौन ना वाकिफ़ था। वो जो शुरू से ही अपने फ़ैसले खुद करता था, बगैर कुछ कहे खामोशी से बाबा के कहे पर अमल करता रहा। उसने अम्मी के आंसुओं और आमना आपी की इल्तिजाओं की भी परवाह नहीं की थी। सबने ही उसे समझाना चाहा था, रोकना चाहा था, मगर वो हाशिर था, जब एक मरतबा फ़ैसला कर लेता तो फिर पलटने की गुंजाइश नहीं रहती थी। बाबा ने निकाह से पहले ईमान को न जाने क्या कहा था। वो सर झुकाकर बस आंसू बहाती रही। उसे भी तो बाबा का मान रखना था। हाशिर तीसरे दिन वापस अमेरिका चला गया था, इस वादे के साथ कि वो 2 महीने बाद वापस आएगा ईमान को साथ ले जाने के लिए। बाबा की एक वाहिद यही शर्त थी, जिसे उसने फ़ौरन ही मान लिया। हाशिर चला गया था, मगर घर वाले अभी तक शौक की कैफियत में थे। अनाबिया हैरान थी, जबकि जोनिया पर तो सदमात के पहाड़ टूट पड़े थे। भला ऐसे कैसे हो सकता है? हाशिर ईमान के साथ? नहीं, मेरा दिल नहीं मानता, वो दिल ही दिल में सोचती, खुद से सवाल जवाब करती। इंतहाई परेशान और अफसुर्दा थी। ईमान क्या इतनी बख्तावर है कि उसे बैठे बिठाए सब कुछ मिल गया और मैं तही दामा रही। वो एकदम ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी थी। घर वालों की ढकी छुपी नफ़रत का इज़हार अब बाआवाज़ बुलंद होने लगा था, मगर ईमान उन सब बातों की अब आदी हो चुकी थी। उसे अब किसी के भी रवैये से दुख नहीं पहुंचता था। अम्मी के कोसने और आमना आपी की गालियां भी उसे तकलीफ़ नहीं पहुंचाती थी। वो वाकई बेहोश हो चुकी थी। अपने वादे के ऐन मुताबिक हाशिर उसे लेने के लिए आ गया था। कुछ कागजी कार्रवाई बाकी थी, जो कि अब मुकम्मल हो गई थी। उसे उसी हफ्ते चले जाना था, न जाने कहाँ। उसे बस इतना पता था कि बाबा की ख्वाहिश है वो कुछ अरसे के लिए उसे घर से दूर चली जाए। उसे तो बस बाबा की हर बात का मान रखना था। वो उन्हीं की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए यहाँ से जाने के लिए तैयार हुई थी, वरना इस घर से दूरी का ख्याल ही उसकी रूह को रगीदने के लिए काफ़ी था। ये घर अमार का था, और कौन जाने कि ईमान को उस घर के दरो दीवार से कैसा जुनूनी इश्क था। उसे अमार के कमरे से कैसा इश्क था। उसे अमार के बाबा से कितनी मोहब्बत थी। उसे अमार की माँ से किस कदर वालहाना अकीदत थी। ये जानते बूझते कि वो उससे नफ़रत करती है, वो महज अमार की खातिर उन्हें चाहती थी, उनका ख्याल रखती थी। न जाने ये मोहब्बत की कौन सी किस्म थी और दीवानगी की कौन सी हद थी। ये इश्क था या जुनून? निकाह से 1 घंटा पहले जोनिया उसके कमरे में आई थी। वो ईमान को मजबूर कर रही थी कि वो हाशिर से निकाह ना करे। जोनिया का ख्याल था कि ईमान उससे वजह पूछेगी तो वो हाशिर से उसे मुंतफिर करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी, मगर खिलाफ तवक्को उसने सिरे से किसी बात का जवाब ही ना दिया। जोनिया को एक पल के लिए यूँ महसूस हुआ गोया वो पत्थर का बेजान मुजस्मा है, या फिर उसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं रहा। ईमान का चेहरा बिल्कुल सपाट था और आंखें गोया सर्द झीलें, बिल्कुल पथरीली और बंजर। उन आंखों में कोई रंग नहीं था, उन आंखों में ज़िंदगी नहीं थी। ये एक बेजान मूरत की आंखें थी। सोनिया को एक पल के लिए उससे बेपनाह खौफ महसूस हुआ, और उसी खौफ के ज़ेर असर वो तेज़ी से बाहर निकल गई थी। सोनिया जो चिल्लाकर उसे बताना चाहती थी कि हाशिर तो उसका महबूब था, बल्कि अभी तक उसकी मोहब्बत सोनिया के दिल में मौजूद है। वो ईमान को बताना चाहती थी कि वो अभी तक हाशिर को चाहती है। वलीद की मोहब्बत ने उसके दिल पर अपना तसल्लुत नहीं जमाया। उस जगीर पर अभी तक हाशिर का नाम लिखा है। दिल की सल्तनत को वलीद अभी तक अपने नाम नहीं कर सका। उसका दिल राख बन गया था, मगर इसमें से अभी तक कुछ चिंगारियाँ लम्हा बलम्हा दिल को, रूह को सुलगाती रहती थी। जिस रात उसने चले जाना था, उस रात ईमान की बंजर आंखों से सैलाब जारी हो गया। वो सोचा करती थी कि शायद इन आंखों में अब एक कतरा आंसू का नहीं बचा, मगर उस पल उसे यकीन हो गया था कि अमार की याद उसकी आंखों में आंसू बनकर तो ठहरी है। उसने दीवानगी के आलम में कमरे की एक चीज़ को उठाकर चूमा था। अमार की किताबें, फाइलें, कंप्यूटर, मोबाइल और ड्रेसिंग पर रखे परफ्यूम्स, वो हर चीज़ को जी भर कर देखना चाहती थी। उसने हर रोज़ की तरह बिल्कुल मामूल के मुताबिक अमार की वार्डरोब खोली। फिर उसने तमाम इस्त्रीशुदा कपड़े निकाले, अलमारी की तरतीब उलट पुलट की, और फिर 3 घंटे बाद उस अलमारी को दोबारा उसकी असली हालत में ले आई। अमार की टाइयाँ, शर्ट्स और रुमाल जुराबें तरतीब से रखी। फिर शूज़ रैक खोलकर उसने तमाम पॉलिश शुदा जूतों को दोबारा रगड़ कर साफ़ किया। ये काम वो हमेशा रात को किया करती थी, अच्छी तरह दरवाज़ा लॉक करके। इस काम से फारिग होकर ईमान ने नमाज़ पढ़ी। फिर बाबा चले आए। वो बाबा के सीने से लगकर बेतहाशा रोती रही। आपने अच्छा नहीं किया बाबा, आपने अपनी मोहब्बत का वास्ता देकर क्यों ईमान को मजबूर कर दिया? आपने क्यों अमार की कसम देकर ईमान के लबों पर कुफर लगा दिए? ईमान उस कमरे से बाहर निकलेगी तो मर जाएगी। बाबा, मैं कैसे सांस लूँगी, मैं कैसे जी पाऊँगी? आपको क्या पता बाबा, इस कमरे में अमार की खुशबू रची बसी है। वो मुझे यहाँ चलता फिरता नज़र आता है, वो मेरे करीब होता है, वो मेरे साथ सोता है, वो मुराकिब है, वो ज़िंदा है, अमार ज़िंदा है। मेरी आंखों में देखिए, ये दर्द भरी आंखें किसी को नज़र क्यों नहीं आती? इन आंखों में अमार क्यों नहीं नज़र आता किसी को? अम्मी तो माँ हैं, उन्हें भी इन आंखों में अमार नज़र नहीं आता।
बलक बलक कर रो रही थी और बाबा उसका सर थपकते हुए सब्र की तलकीन कर रहे थे। मैं तुमसे मिलने अमेरिका आता रहूँगा। हाशिर न्यूयॉर्क में रहता है। इटली में उसने कारोबार शुरू किया था, मगर उसके दोस्त ने कुछ फ्रॉड के साथ पार्टनरशिप को ख़त्म कर दिया। वो उसे आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी बातें समझा रहे थे। तुम्हारी ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू हो रहा है। मैं अपने रब से तुम्हारे लिए ढेरों खुशियों की दुआ करता हूँ। तुम हमेशा मेरी दुआ के हसार में रहोगी बेटा। कभी खुद को तन्हा मत समझना और ना ही मेरी तरफ से किसी गलत फहमी को दिल में जगह देना। मैंने तुम्हारे लिए जो बेहतर समझा और जिसे बेहतरीन समझा उसे तुम्हारा हमसफ़र बना दिया। चलो आओ, फ्लाइट का टाइम हो गया और हाँ, इन आंसुओं को इधर ही छोड़ जाओ। मैं तुम्हें आज के बाद रोता कभी ना देखूँ। अनाबिया भाभी उससे मिलने कमरे में आई थी। जोनिया ना जाने कहाँ थी। अम्मी और आपी भी नज़र नहीं आई। वो उनसे मिलना चाहती थी। जाते समय अबाद भाई और वलीद ने उसके सर पर हाथ फेरा। वो उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आए थे। अली, जैन और बच्चे भी थे। तुम लोग रास्ते से हटो तो मेरी बारी आए ना। वो करीबी तो गुनगुनाया था, काश कि मैं तुम दोनों से पहले दुनिया में आ जाता। घामड़, अम्मी को जोनिया के मुतल्लिक बताओ। वलीद ने चौंक कर इधर उधर देखा। वो कहीं नहीं था, बस उसकी आवाज़ें बाकी रह गई थी। वलीद ने नम आंखों से ईमान के चेहरे पर फैले कर्ब को देखा। न जाने किस तकलीफ़ से गुजर रही है ये। भला मार तुम्हें कोई भूल सकता है। वलीद ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ फेरा तो वो वलीद के कंधे से सर टिकाए बेआवाज़ रोने लगी। कुछ प्लेन में बैठकर रो लेना, इधर सब रोकेंगे, वहाँ तो कोई रोकने वाला नहीं होगा। बाबा उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे। हाशिर इस सीन को देखकर बोले बगैर नहीं रह सका था। खबरदार जो तुमने ईमान को रुलाया, अगर ये रोए तो इसे चुप कराना, ये ना हो कि तमाशा देखते रहो। वलीद ने उसे घर का तो वो ज़ेर लब मुस्कुराता रहा। मुझे रोती हुई ख़वातीन को खामोश करवाने का तजुर्बा तो नहीं, मगर ये भी कर लेंगे। कुछ दिन रहते ना हमारी ट्रेनिंग में, सब कुछ सिखा देना था। अबाद भाई भी माहौल की कसाफत ज़ाहिर करने के घर से बोले। अल्लाह हाफिज़ बाबा। आशी ने बच्चों को प्यार करने के बाद रोते हुए ईमान का हाथ पकड़ा और तेज़ी से अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गया। नई जगह, नए लोग, अजनबी माहौल, अजनबी घर, अजनबी हमसफ़र, कुछ भी तो उसके मिजाज पर असरअंदाज नहीं हुआ था। पाकिस्तान से वो एक चीज़ ही तो अपने साथ लाई थी, वो थी बेहिसी। एक हफ़्ता गुजर गया था और इस पर जब पहले जैसी खामोशी तारी थी। उसने सोचा था कि वो पहले दिन ही हाशिर पर वाज़िया कर देगी। यह सिर्फ मजबूरी का बंधन है, ये बाबा की ख्वाहिश है, मैं उसे सारी ज़िंदगी निभाऊंगी, मगर इस बंधन को कायम रखने की हर मुमकिन कोशिश करूँगी, मगर मैं तुम्हारी बीवी नहीं बन सकती। तुम अपने लिए कोई अच्छा सा हमसफ़र ढूंढ लेना। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं, ना उमंग, न जज्बे, न मोहब्बत भरा दिल। मेरे पास सिर्फ आंसू हैं, गम है, दर्द है, ज़ख़म दिल है। वो न जाने कब तक सोचों में गुम रहती। हाशिर के तेज़ तेज़ बोलने की आवाज़ सुनकर वो बाहर आ गई थी। वो किचन में मसरूफ़ था और शायद फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। उसे देखकर बोला, ये लो बाबा से बात करो और ख़बरदार मेरी शिकायत ना करना। ये तनबीह ना जाने क्यों की थी। भला उसने क्यों हाशिर की शिकायत करना थी, जबकि उसे फ़िलहाल हाशिर से कोई शिकवा भी नहीं था। अभी वो बाबा से बात कर रही थी कि वलीद का फ़ोन आ गया। जब वो फ़ोन रख कर पलटी तो हाशिर ने आवाज़ दी, मैंने समझा कि तुम गूंगी हो, मगर तुम्हारी आवाज़ सुनकर मैं मुतमईन हो गया हूँ। मुझे बोलना आता है, मगर मेरा बोलने को दिल नहीं करता। उसने आर्ज़दगी से सोचा। तुम्हें खाना बनाना आता है? वो अपने ही ध्यान में गुम थी। तो फिर मेरा मुंह क्या देख रही है? चलो ये चिकन बनाने में मेरी हेल्प करो। इतने दिन की मेहमान नवाजी काफ़ी नहीं? वो अंडों को फेंटते हुए बोला तो वो नागवारी छुपाते हुए कुकिंग रेंज के करीब आ गई। चिकन के स्लाइस पर नमक मिर्च पाउडर लगाने के बाद पनीर के स्लाइस बिछाओ। इस पर मशरूम रखकर अच्छी तरह से मोड़ दो। मैं ऑयल डाल देता हूँ कढ़ाई में। तुम इन्हें अंडों में डिप करने के बाद फ्राई कर लेना। मैं इतने में शावर ले आऊँ? से हदायत देने के बाद वो किचन से निकल गया। ईमान गहरा सांस खींचकर उसके लिए मुख्तसर सा लंच तैयार करने लगी। तकरीबन 15 मिनट बाद वो नहा धोकर आ गया था। उसे हर काम जल्दी जल्दी करने की आदत थी। वो बहुत तेज़ बोलता था। अक्सर ईमान को बात समझने में दिक्कत होती। किचन मुख्तसर था और इतने छोटे किचन में 2 फ्रिज पड़े थे। एक फ्रिज लॉक था, जबकि दूसरे में खाने पीने का सामान भरा हुआ था। तुमने कुछ मंगवाना तो नहीं? एक हाथ में रोल पकड़े, दूसरे में पेप्सी कॉटन लिए उसने ईमान से पूछा तो उसने नफ़ी में से हिलाया। ये नंबर है मेरा, अगर ज़रूरत पड़ी तो रिंग कर देना। और हाँ, रोड के दूसरी तरफ मार्केट है, किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई तो ले आना। अब वो जॉगर्स पहन रहा था। फिर उसने जैकेट उठाई और उसके करीब चलाया। रात को मैं देर से आऊँगा, तुम्हें डर तो नहीं लगेगा? अक्सर ख़वातीन रात के अंधेरे से डरती हैं। नहीं, मेरी ज़िंदगी तो है ही रात, भला खौफ क्यों आएगा मुझे? ईमान ने महज नफ़ी में सर हिलाते हुए सोचा। ओके, तुम फिर दरवाज़ा लॉक कर लो। वो एक नरम मुस्कान उछालता तेज़ी से बाहर निकल गया था। ईमान थके थके कदमों से चलती हुई दरवाजे तक आए। दरवाज़ा लॉक करके वो अपने बेडरूम में जाने की बजाय लाउंज में रखे सोफ़े पर बैठ गई। उसे तन्हाई में अपने माजी को सोचना बहुत पसंद था। जब ही वो तन्हा होती, माजी की गिनी चुनी खुशगवार बातें उसके जहन पर दस्तक देने लगती। अमार के साथ मंगनी और निकाह का दरमियानी अरसा, उसकी बेतहाशा मोहब्बत, उसकी खूबसूरत बातें, उसकी जज्बे लुटाती आंखें, हम वक्त ठहरी लबों की मुस्कान, वो किस कदर भरपूर
भरपूर नौजवान था, किस कदर खूबसूरत शख्सियत थी उसकी। फिर उसकी निगाहों के सामने उसके पट्टियों से जकड़ा ज़ख़म चेहरा आ गया। कितना शदीद एक्सीडेंट था। अमार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ज़रा भी उसकी परवाह ना की, पलट कर ना देखा, बस खामोशी से बगैर कुछ कहे अपने आखिरी सफ़र पर रवाना हो गया। वो सेज पर बैठी उसका इंतज़ार करती रह गई थी। सुर्ख लहंगा, मेहंदी से सजे हाथ, आंखों में खूबसूरत ख्वाब लिए, हाथों में चूड़ियाँ पहनी, अंग अंग से फूटती महक में ना जाने खून की बू कहाँ से आ गई थी। दिन ढल गया था, रात गालिब आ रही थी। घड़ी की सुइयां तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। 11 बजे के करीब डोरबेल गूंज उठी। वो हड़बड़ाकर उठी थी, पैरों में स्लीपर अड़से, दुपट्टा दुरुस्त करके दरवाज़ा खोला। मैं जल्दी आ गया हूँ, महज तुम्हारी खातिर। एकदम ही ख्याल गुजरा कि कहीं तुम खौफज़दा ना हो और कहीं तुम पाकिस्तान फ़ोन ना खड़का दो कि मैं तुम्हें अकेला तन्हा घर में छोड़कर खुद मारा फिर रहा हूँ। हालांकि जेम्स और जॉर्ज आने नहीं दे रहे थे और ऐना ने बहुत मज़े का स्पैगेटी सूप बनाया था और मेरी जीत की खुशी में वो डिनर देने के लिए भी तैयार थी, जबकि मैं गेम को बिल्कुल इख्तिताम पर छोड़कर आ गया हूँ। हालांकि ग्रिलिंग का एक राउंड और फाइनल राउंड बाकी था। अगले संडे तुम्हें भी लेकर जाऊँगा। बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है। तुमने कुछ पकाया है तो दे दो, मुझे बहुत सख्त भूख लगी है। तेज़ बोलते हुए उसने जैकेट उतारकर सोफ़े पर फेंकी और खुद कारपेट पर लेट गया। ईमान को पशेमानी ने घेर लिया। उसने तो कुछ भी नहीं पकाया था। शायद वो भी इसीलिए कुछ लेकर नहीं आया था कि ईमान ने कुछ न कुछ पका लिया होगा। वो तेज़ी से किचन की तरफ आ गई। बहुत सोचने के बाद उसने फ्राइड राइस बनाने का फ़ैसला कर लिया। जल्दी चावल निकाल कर साफ़ किए, चिकन धोया, प्याज काटी और आलूओं के छोटे छोटे पीस किए। इस दौरान गहरे इरादी तौर पर उसकी निगाह बार बार हाशिर की तरफ उठ रही थी। वो टीवी देख रहा था। कुछ देर बाद वो खुद ही किचन में चला आया। क्या बना रही है और कब तक बनेगा? फ्राइड राइस विद चिकन। आप प्लीज़ जाइए, मैं अभी ला रही हूँ। इतने प्यार और नरमी से कह रही हूँ, इसीलिए यहीं रुक जाता हूँ। कहो तो कुछ हेल्प करवा दूँ? उसके इल्तिजाइया लबो लहजे ने हाशिर को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। नहीं, बस मैंने खाना रेडी कर लिया है। सोच लो, अभी खाने के बाद बर्तन भी धोने पड़ेंगे, किचन भी समेटना होगा। तुम थक जाओगी, मैं तुम्हारी हेल्प करवा देता हूँ। मैं इतने मामूली कामों से थकन महसूस नहीं करती। पाकिस्तान में आपके घर में इससे ज़्यादा काम करती थी। ईमान ने चिकन को क्रिस्टल के बाउल में निकालते हुए कहा। तुम बहुत कम गो हो। इतने दिनों बाद उसकी ज़बान से चंद लफ्ज़ अदा हुए थे। उसे तो खुद अपने बोलने पर हैरत हो रही थी। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं ये बर्तन टेबल पर रखता हूँ। हाशिर ने ग्लास, चमचे और प्लेट्स उठाए, फिर फ्रिज में से पानी की बोतल निकाली। तुम खाना नहीं खाओगी? वो खाना लगाकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी थी जब हाशिर की आवाज़ सुनाई दी। मैं इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद खाना खाती हूँ। आज पहले खा लो, मेरी यही रूटीन है। कभी कभी रूटीन बदल देनी चाहिए, मिजाज पर अच्छा असर पड़ता है। मैं अपनी आदत नहीं बदल सकती। उसने सोचा, कहा नहीं। आ जाओ, शाबाश, पहले खाना खा लो। वैसे तुम अच्छा खाना बनाती हो। हाशिर ने फ्राइड राइस खाते हुए बेसाख्ता तारीफ़ की। ईमान बगैर कुछ कहे कुर्सी घसीट कर बैठ गई थी। बहस करना उसे पसंद नहीं था। जब दो अफराद बैठे हों तो उन्हें कुछ न कुछ बोलना चाहिए। हाशिर ने उसकी प्लेट में मज़ीद चिकन डाली। मैं ज़्यादा नहीं बोलती। ज़्यादा नहीं, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक बोलना चाहिए। हाशिर ने अपना कोल्ड ड्रिंक वाला ग्लास उसकी तरफ खिसका दिया। वो महज चावलों में चमचा घुमा रही थी। अमार तो बहुत बातूनी था। वो अपने ही ध्यान में मगन कह रहा था। ईमान का हाथ एक पल के लिए साकित रह गया। जब से वो यहाँ आई थी, पहली मरतबा हाशिर के मुँह से अमार का जिक्र सुना था। अक्सर अमार तुम्हारा जिक्र करता था, इसीलिए मैं जानता हूँ कि तुम इतनी खामोश दिवा नहीं हो। ईमान ने ठटक कर हाशिर के चेहरे की तरफ देखा। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था ना? उसने एकदम ही ईमान की आंखों में झांका तो वो बेसाख्ता सर झुका गई। तुम भी अमार से बहुत मोहब्बत करती थी। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। ईमान ने पहली मरतबा एक लफ्ज़ चबा कर अदा किया। वो नहीं चाहती थी कि कभी हाशिर अमार को डिस्कस करे। वो अपने और अमार के मुताल्लिक कुछ भी सुनना गवारा नहीं करती थी। हाशिर कुछ पल न जाने क्या सोचता रहा, फिर उठते हुए अचानक बोला, मोहब्बत में बहुत वसअत होती है। ये सिर्फ एक फ़र्द तक महदूद नहीं होनी चाहिए। मंडे को हाशिर के चले जाने के बाद वो मामूल के मुताबिक सफाई कर रही थी जब डोरबेल बजी। ईमान ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहुत ही खूबसूरत अंग्रेज़ लड़की खड़ी थी। किससे मिलना है? तुमसे, बड़ी नरम खनखनाती आवाज़ में कहा गया। कौन हो तुम? अंदर तो आने दो, बताती हूँ कि कौन हूँ मैं। वो मुस्कान लबों पर सजाए खुद ही अंदर आकर सोफ़े पर बेतकल्फ़ी से बैठ गई। मेरा नाम ऐना है। मैं हाशिर की यूनिवर्सिटी फ़ेलो और बहुत पुरानी दोस्त हूँ। हाशिर ने कभी बताया नहीं। ईमान ने कुछ तो कहना था। तुमने कभी पूछा नहीं होगा। वैसे बीवियों को दिलचस्पी लेनी चाहिए। शौहरों के जानने वालों में कौन कौन है? वो एक मरतबा फिर मुस्कुराए। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। हाँ ज़रूर, मैं कॉफ़ी पीऊँगी। काफ़ी बेतकल्लुफ़ दोस्त है, ईमान ने कॉफ़ी बनाते हुए सोचा। फिर ट्राली में चंद लवाजमात सजा कर ले आए। ईमान, इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? हम लोग मेहमानों की खातिर मदारत इसी तरह करते हैं। ईमान को भी खुश अखलाक़ी का मुजाहरा करना पड़ा था। क्या करती हो तुम? मुझे कर्लिंग की बेहतरीन खिलाड़ी समझा जाता है।
मुझे स्पोर्ट्स से बहुत दिलचस्पी है, लेकिन मैं जॉब की वजह से खेल को प्रोफेशन नहीं बना सकती। आज मैंने ऑफिस से छुट्टी की है सिर्फ तुमसे मिलने के लिए। संडे को हमारा फाइनल है, तुम हाशिर के साथ ज़रूर आना। मैं आऊँगी। उसका खलूस देखकर ईमान ने हामी भर ली। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। एना ने नरमी से उसका हाथ दबाकर इजाज़त तलब की। कुछ देर और बैठो। नहीं, अब मैं चलूँगी। वो मुस्कुराते हुए खड़ी हो गई। रात को जब वो खाना टेबल पर लगाकर अपने कमरे में नमाज़ पढ़ने की घर से गई, उसी पल हाशिर खटाक से दरवाज़ा खोले अंदर चला आया। ईमान को हाशिर का यूँ नॉक किए बगैर अंदर आना सख्त बुरा लगा था। किसी के कमरे में बगैर इजाज़त के नहीं आना चाहिए। मैं किसी के कमरे में नहीं, ईमान के कमरे में आया हूँ, हाशिर ने लापरवाही से कहते हुए सोफ़े की पुश से टेक लगा ली। मैं आपकी लगती क्या हूँ? ईमान की भौहें तन गई। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाशिर ने दिलचस्पी से ईमान के चेहरे की तरफ देखा और बोला, ये तुम बाबा से पूछना कि क्या लगती हो मेरी। वैसे 3.5 महीने से किस हैसियत से रह रही हो मेरे साथ? मैं आपको अपना शौहर तस्लीम नहीं करती। उसने सोच लिया था कि अभी और इसी वक्त हाशिर पर वाज़ेह कर दे, ताकि कल को वो बहैसियत शौहर के उससे किसी भी किस्म का तकाजा ना कर सके। मगर मैं तुम्हें अपनी बीवी समझता हूँ। अमली तौर पर मुजाहरा इसलिए नहीं किया कि मैं तुम्हें वक्त देना चाहता था, ताकि तुम इस जज्बाती धचके से संभल सको। तुम्हें तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए। मैं आप पे वाज़ेह कर देना चाहती हूँ कि मुझे इस रिश्ते से ना कोई दिलचस्पी है ना चाह। आप अपना मनपसंद लाइफ पार्टनर चुन लें, किसी भी लड़की से शादी कर लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मगर इसके साथ साथ मैं इस कागज़ी रिश्ते को भी बरकरार रखना चाहती हूँ। वो तो पहले से ही इस मौके की तलाश में थी कि कब ये जिक्र छिड़े और वो हाशिर पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दे। बहुत खूब, आपने बाला ही बाला तमाम फ़ैसले कर लिए, हत्ता कि मुझे शादी का इजाज़तनामा भी सुना दिया। ज़बरदस्त, मैं तुम्हारी उम्दा सोच की दाद देता हूँ। वो मुसलसल उसे सराहते हुए एक पल के लिए रुका और फिर बोला, ईमान, रिश्ते नाते कच्चे धागे नहीं होते जिन्हें पल में जोड़ दिया जाए या तोड़ दिया जाए। तुम नहीं जानती इस निकाह के बाद मुझे किस किस की और क्या क्या बातें सुनना पड़ी हैं, और मज़ीद मैं किसी को खुद पर उंगली उठाने का मौका नहीं देना चाहता। तो इसीलिए मैं आपको दूसरी शादी की बाखुशी इजाज़त देती हूँ, ताकि आपसे मुंसलिक लोग खुश हो सके। ईमान ने घसीले लहजे में कहा, मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं, और ना ही मैं अपने फ़ैसलों में किसी की राय की अहमियत रखता हूँ। तुमसे निकाह कर अगरचे बाबा की ख्वाहिश थी, मगर मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया। बहरहाल मेरी ज़िंदगी में मज़ीद किसी रिश्ते की जगह नहीं, ना ही मैं रिश्तों के बोझ उठा सकती हूँ। ईमान का हनूस ज़िद्दी लहजा था। तुम कहना क्या चाहती हो? खुलकर कहो, हाशिर ने इत्मीनान से कहा, अगरचे वो जान चुका था कि ईमान उनसे क्या चाहती है। मैं इस रिश्ते को महज कागजी हद तक महदूद रखना चाहती हूँ, मुझे झिझकते हुए बोली। तो हाशिर मुस्कुरा उठा। न जाने ये मुस्कुराहट तंजिया थी या उसकी बचकाना सी बात पर वो मुस्कुराया था, ताहम ईमान समझ न सकी। महज पेपर मैरिज, तो मुझे ये मुआहदा मंजूर नहीं। तुम खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लो और खूब सोच समझ कर फ़ैसला करो। ज़िंदगी बार बार मेहरबान नहीं होती, और अगर मुझे तुम्हारे साथ पेपर मैरिज ही करना थी तो मुझसा उल्लू का पट्टा कोई हो नहीं सकता। वो खुद को खूब कोस रहा था। ईमान झुंझला सी गई। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं आपको भला क्या दे सकती हूँ? मेरा दिल बंजर हो चुका है, मेरी आंखें वीरान है। अब ये कोई भी ख्वाब बुनने के काबिल नहीं। न जज्बे हैं न उमंगे हैं, जो कि नई शादी की इब्तदा में बहुत अहम होते हैं। नई ज़िंदगी की शुरुआत के लिए मेरे पास फ़कत दिल के ज़ख्मों और आंसुओं के सिवा कुछ नहीं। बंजर ज़मीनों पर जब अब्र रहमत बरसता है तो वो खुद ब खुद नरम हो जाती हैं। और रही ख्वाब सजाने की बात, तो ख्वाब बुनने में कौन सी देर लगती है? बस किसी खूबसूरत शख्सियत को सोचने की देर, और दिल के ज़ख्म भी आहिस्ता आहिस्ता सिल जाएंगे। और रहे आंसू, तो कभी कभार रो लेने में भी कोई हर्ज नहीं। उसने तो गोया बात ही ख़त्म कर दी थी। ईमान गुस्से से तनतनाती वॉशरूम में घुस गई थी। जब वो वज़ू करने के बाद बाहर निकली तो हाशिर को अभी तक कमरे में मौजूद पाकर भुना उठी। आप अभी तक गए नहीं? नहीं, बहुत इत्मीनान के साथ कहा गया था। मैं नमाज़ पढ़ना चाह रही हूँ। तो पढ़ो, मैं तुम्हें रोक तो नहीं रहा, बल्कि मेरे लिए भी नमाज़ पढ़ के दुआ करना। उसने मज़े से बेड साइड टेबल से एक किताब उठाकर पढ़ना शुरू कर दी थी। ईमान कुछ पल सोचती रही और फिर नमाज की नीयत कर ली। आधे घंटे बाद जब वो दुआ मांगकर जाए नमाज समेट रही थी, तब उसने हाशिर की आवाज़ सुनी। मेरे लिए तो दुआ नहीं की तुमने, मैंने सब के लिए दुआ की है, यही मेरा मामूल है। वो संजीदगी से गोया हुई। मैं सब की नहीं, अपनी बात कर रहा हूँ। हाशिर उसे मज़ीद बोलने पर उकसा रहा था, जिसमें किसी हद तक कामयाबी हो रही थी। आप भी सब में शामिल हैं। क्या दुआ मांगी है मेरे लिए? आप प्लीज़ जाइए, मुझे नींद आ रही है। तो सो जाओ। वो मुस्कुराया। मैं बाहर चली जाती हूँ। मानसी चो उठी थी। हाशिर मुसलसल मुस्कुराता रहा और फिर बोला, क्या आज ऐना आई थी? हाँ। ईमान ने इस बात में सर हिलाया। मैं यही पूछने के लिए तो आया था। उसे चिढ़ाते हुए गुड नाइट बोलता बाहर निकल गया, जबकि ईमान बंद दरवाजे को घूरती रह गई। महर बेगम ने उसे फ़ोन किया था।
थी ना हैरत की बात, वो तो खुद अभी तक शौक की कैफियत में बैठी थी। ऐसा भला कैसे हो सकता था मेहर बेगम और उस जैसी मनहूस सबज कदम बदबख्त लड़की से बात करे, जो कि इतनी बदनसीब थी, जिसका शौहर शादी की पहली रात एक हादसे का शिकार हो गया था। भला इन 3-4 महीनों में ये काया पलट हुई कैसे? वो हैरान थी, शशदर थी। उनका लहजा बेहद नरम था और अंदाज भी बिल्कुल पहले से बरक्स। इतनी मोहब्बत, इस कदर हलावत से बात कर रही थी कि ईमान बेहोश होते होते बची। ईमान को आज से चंद माह पहले वाला उनका रवैया याद आया तो वो गो मगो की कैफियत में मुब्तला हो गई। उसे अपनी इज़्ज़त नफ्स और रूह पर लगे घाव कैसे भूल सकते थे? वो उनकी नफ़रत को कैसे भुला सकती थी? वो नफ़रत जो बगैर किसी वजह के उसके दिल में आई थी। उन्होंने तो कभी ये भी नहीं सोचा था कि वो उनके बहुत प्यारे बेटे की पसंद है, जिसे वो ब्याह कर लाने के महज चंद घंटे बाद बेआसरा छोड़ गया है। वो उसके हाथ का पका खाना खा लेती थी, मगर उसे अपने साथ बैठाना पसंद नहीं करती थी। सब ने उसे अछूत समझ रखा था, गोया उसे कोई मोजी बीमारी है। अनाबिया भाभी, सोनिया और आमना आपी उसके करीब बैठने से गुरेज करती थी। वो तो सुहागने थी, क्योंकि एक अभागन के करीब बैठती गोया उन्हें ईमान के जरासीम लग जाने का खदशा था। उसने ज़िंदगी के 2 साल उन सब की नफ़रत के साथ गुजार दिए। इस नाजुक वक्त में तो उसे उन सब की हमदर्दी और दिलासों की ज़रूरत थी, मगर उस घर में सिवाय ज़िल्तों नफ़रतों के उसे कुछ नहीं मिला था। और अब महज चंद माह में न जाने कौन सा तिलस्म फूंका गया था कि अम्मी जान का रवैया इस हद तक बदल गया। तकरीबन 1 घंटा उन्होंने उससे फ़ोन पर बात की थी। उसके पूछने पर उन्होंने बताया था कि बाबा जद्दा चले गए हैं। वो बहुत रंजीदा हो गई थी। बाबा ने तो वादा किया था कि वो इस दफ़ा ईमान को साथ लेकर जाएंगे, मगर इस दफ़ा भी वो तन्हा ही चले गए थे। मैं आऊँगी तुम्हारे पास कुछ दिनों के लिए। फ़ोन बंद करने से पहले उन्होंने आखिरी बात यही कही थी। ईमान की हरतों के झटके लग रहे थे। कुछ पल वो यूं ही रिसीवर हाथ में पकड़े खड़ी रही, फिर उसके हाथ एक और नंबर डायल करने लगे थे। कुछ देर बाद किसी मुलाजमा टाइप लड़की ने फ़ोन उठाया। ईमान को एक और हैरत का झटका लगा। तो क्या भाभी ने काम वाली रख ली है? ईमान के दिल में एक तीर पेवस्त होकर रह गया था। अब क्या भैया मुलाजमा अफोर्ड करने के काबिल हो गए हैं? कब से यहाँ काम कर रही हो? जी 3रा महीना है। क्या काम करती हो? सारे काम करती हूँ, कपड़े धोती हूँ, इस्त्री करती हूँ, बेहतरीन खाना पकाने में भी माहिर हूँ। देखती तो ज़रा मैंने घर को कैसे लश्का दिया है। वो काफ़ी बातूनी लड़की थी। ईमान ने गहरा सांस खींचकर भाभी और बच्चों का पूछा। कुछ ही देर बाद रिसीवर हमज़ा के हाथ में था। फिर बिस्मा ने फ़ोन छीन लिया। पीछे से हमाद की रह की आवाज़ भी आ रही थी। वो भी फुप्पो से बात करने के लिए बेकरार था। फुप्पो, मेरे लिए चॉकलेट्स और कैंडीज़ लाना। हमाद की तोतली आवाज़ सुनाई दी। फिर बिस्मा ने गुड़िया घर लाने की फरमाइश कर दी। फुप्पो, मेरे लिए डॉल लाना, ब्लू आइज़ वाली, और साथ डॉल हाउस भी, जिसमें डॉल का बेडरूम और किचन भी हो। मुझे म्यूज़िकल बॉक्स चाहिए और बड़े बड़े कार्टून्स वाले बैग भी। हमज़ा भी अपनी पसंद बताई। उसने सबकी फरमाइशें नोट कर ली थी। बच्चों से बात करके वो हल्की फुल्की हो गई थी। उसी असना में भाभी आ गई। काफ़ी देर उससे बातें करती रही। करेद कर हाशिर के रवैये के बारे में पूछती रही। ईमान ने उन्हें मुतमईन कर दिया था। तो क्या मैं इन सब की निगाहों में फिर से मोतबर हो गई हूँ? उसने बेदिली से फ़ोन रख दिया था। काफ़ी देर बाद गायब दिमागी के आलम में बैठी रही। फिर किचन की तरफ आ गई। हमेशा की तरह उसकी निगाह लॉक फ्रिज पर पड़ी थी। वो कुछ सोचते हुए लिस्ट और हैंड बैग उठाए दरवाज़ा लॉक करके बाहर निकल आए। उसने किचन की ज़रूरी अशिया ख़रीदनी थी। वो पहली मरतबा घर से बाहर निकली थी, इसीलिए कदरे हैरानी के आलम में इधर उधर देख रही थी। उसी पल उसे दाएं जानिब से एक आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा। वो जो कोई भी था इशारे से उसे अपनी तरफ बुला रहा था। ईमान थोड़ी देर सोचती रही और फिर आवाज़ की सिमत चल पड़ी। वो ग्लास विंडो खोले, सर बाहर निकाले, उसे दाखिली दरवाजे का बता रहा था। ईमान उसकी तरफ बात नज़रअंदाज करके खिड़की की तरफ आ गई। तुम मार्केट जा रही हो, मेरी भी कुछ चीज़ें ला देना। देखो, इनकार मत करना, मेरा दूध बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ब्रेड भी नहीं, अंडे भी नदार उधर, मैं सुबह से भूखा बैठा हूँ, अभी मैंने दवाई भी खानी है, प्लीज़ ये चीज़ें ला दो। बहुत इल्तिजाइया लबो लहजे में कह रहा था। उसकी शक्ल देखकर ईमान को तरस आ गया। मिसेस डंग ने आज फिर छुट्टी कर ली है और मैं सुबह से इधर बैठा उसी को कोस रहा हूँ। अल्लाह झूठ ना बुलवाए मुझे, तो आप पाकिस्तानी लगती हैं। अब के उसने बड़ी रवां उर्दू में पूछा था। ईमान इस्पात में सर हिलाकर उसके हाथ से पैसे और लिस्ट पकड़कर रोड क्रॉस करने के बाद मार्केट की तरफ आ गए। अपनी चंद ज़रूरी चीज़ें खरीदने के बाद जो ही ईमान ने उस अजनबी की लिस्ट को बगौर पढ़ा तो वह चकरा कर रह गए। उस बेचारे का तो तकरीबन किचन का सारा राशन ही ख़त्म था। कुछ कोफत तो हुई इतना सामान खरीदने का सोचकर, मगर उसकी असली हमदर्द तबीयत ने गवारा ना किया कि वो उस बेचारे को मायूस कर देती। इधर घंटा तो उसे चीज़ें खरीदने में लग गया था और फिर उसने घर तक पहुंचते पहुंचते ईमान का हमदर्दी का बुखार उतर गया। उस शदीद सर्दी में भी वो पसीने पसीने हो गई थी। वो खिड़की में मौजूद नहीं था। मारे कोफत के उसका बुरा हाल हो गया। मजबूरन उसे दाखिली दरवाजे तक आना पड़ा। माथे पर बल डाले, चेहरे पर नागवारी और गुस्सा सजाए, उसने डोर बेल पर हाथ रखा ही था कि दरवाज़ा खुल गया।
ईमान गुस्से से भुनाते हुए कुछ कहने ही वाली थी कि उसकी निगाहें व्हील चेयर पर पड़ी। उसका तमाम गुस्सा, कोफत और झुंझलाहट पानी के बुलबुले की तरह बैठ गई। वो ईमान का बहुत शुक्रगुजार हो रहा था। बहुत मरतबा उसने ईमान का शुक्रिया अदा किया। कोई बात नहीं, मैंने कौन सा पहाड़ सर किया है, बस मार्केट तक तो गई हूँ। ये काम पहाड़ सर करने के ही बराबर है। हर कोई आपकी तरह नहीं सोचता। मैं सुबह 7 बजे से इस खिड़की में बैठा और तकरीबन 20 लोगों की गालियाँ और कोसने सुने हैं मैंने। इनमें 3-4 लोग तो मेरे जानने वाले थे। एक मेरा पड़ोसी था, जबकि एक जमदार था जो कि ड्रम से कूड़ा उठाने आया था। मैंने उससे भी यही इल्तिजा की थी। जवाबन उसने मुझे खूब घूरा और कहा कि अपनी टांगें टूटी हैं, खुद जाकर ले आओ। मुझे शदीद गुस्से के साथ बेहद हंसी भी आई। अब मैं उसे अपनी टूटी टांगें दिखाता कैसे? वो मुस्कुराते हुए बड़े मिजाहिया अंदाज में कह रहा था, ओके अब मैं चलती हूँ, मुझे अभी जाकर लंच तैयार करना है। नहीं, आप चाय पी कर जाएंगी? देखिए मैं अभी 2 मिनट में बना कर लाता हूँ। प्लीज़ इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं, मुझे देर हो रही है, ईमान ने इल्तिजाई अंदाज में कहा तो उसने व्हील चेयर का रुख मोड़ लिया। आप इसलिए चाय नहीं पी रही कि मुझे अपने लंच में से कुछ हिस्सा ना देना पड़ा? नहीं, ऐसी तो बात नहीं। ईमान गड़बड़ा सी गई। ठीक है, मैं आपसे लंच नहीं मांगूंगा, मगर आप चाय तो पी लें। उसके बेपनाह असरार पर मजबूरन ईमान को चाय पीनी पड़ी। जब तक वो चाय बनाता रहा, ईमान उसका बगौर जायज़ा लेती रही। 22-23 साल का भरपूर नौजवान व्हील चेयर पर बैठा अच्छा नहीं लग रहा था। गंदमी रंगत और खड़े खड़ नकूश थे उसके। बिलाशुबा वो काफ़ी वजीहा था। ईमान को फितरी सा दुख महसूस हुआ था उसकी माजूरी का सोचकर। चाय पीने के बाद वो उठने लगी थी जब वो बेसाख्ता बोला, अपने मुलाजमा के हाथ मेरे लिए लंच में से बचा खुचा हिस्सा भेज दीजिएगा। अल्लाह की कसम व्हील चेयर पर बैठा दुआएं दूंगा, मगर मेरे घर तो मुलाजमा नहीं है। ईमान उसकी मासूमियत भरी हुई तकल्फ़ी पर मुस्कुरा उठी थी। तो क्या आप यहाँ अकेली रहती हैं? नहीं, मैं अपने हस्बैंड के साथ। अच्छा, तो आपके हस्बैंड किस मिजाज के हैं? वो कैसे भी मिजाज के क्यों ना, आपको लंच देने तो नहीं आएंगे। ईमान ने मुस्कान दबाते हुए कहा, ओके थैंक्स अगेन, मैं तुम्हारे लिए भी लंच में हिस्सा रखूँगी। ईमान ने जाते जाते पढ़कर कहा तो उसके लबों पर वैसी ही मासूमियत भरी मुस्कान उभर आई। 2 मिनट में रेडी हो जाओ। ऐना तुम्हें बहुत इसरार से बुला रही है। मैंने सोचा तुम भी घूम फिर आओ, ज़रा मिजाज पर अच्छा असर पड़ेगा। ईमान का दिल तो नहीं चाह रहा था, मगर मजबूरन जाना पड़ा। 2 जर्सियाँ, एक मोटा लॉन्ग कोट और शॉल के बावजूद ताहद निकाह फैली बर्फ़ को देखकर ही उसे शदीद सर्दी लगने लगी थी। उस बड़े से बर्फ़ से ढके मैदान में बहुत रश था। बड़े तो बड़े बच्चे भी इस दिलचस्प खेल को देखने के लिए उसे ठठा देने वाली ठंड में आए हुए थे। ऐना ने उसे देखते ही हाथ हिलाकर अपनी तरफ बुलाया, फिर तेज़ी से बर्फ़ पर फिसलती हुई उस तक आ गई। मैंने सोचा तुम कहीं गिर ना जाओ। वो उसका हाथ थामे एक पुरसुकून गोशे की तरफ गई। उसी पल जॉर्ज और जेम्स भी हाथ में बड़े बड़े कॉफ़ी के मग पकड़े आ गए। वो सब खुशगपियों में मसरूफ़ थे। आवाज़ें थी, शोर था, कहके थे और मुस्कुराहटें थी। काश कि हमारे दरमियान आमिर भी होता। ऐना के कहने पर एक दम ही माहौल पर अफसुर्दगी से छा गई। जॉर्ज और जेम्स दोनों ही रंजीदा हो गए थे। जेम्स जॉर्ज से कह रहा था, आमिर ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। लड़ाई तो आशिर के साथ थी, जबकि उसने हमारे साथ भी तमाम ताल्लुक तोड़ लिए हैं। आमिर को क्रोकोइट का खेल किस कदर पसंद था। हम आखिरी मरतबा फ्रांस में इकट्ठे हुए थे क्रोकोइट का फ़ाइनल मैच देखने के लिए। ऐना की आंखें न जाने क्यों नम हो रही थी। उसे मुख्तलिफ ममालिक की करेंसी जमा करने का बहुत शौक़ था। उसने फ्रेंच फ्रांक, कोना, कोलून, रेड जस्टिन, जोआना, एस्पिट, कैरेबियन डॉलर, एस्क्विड, लेरा और मालागासी फ्रांक के अलावा न जाने कितने मुल्क की करेंसी जमा कर रखी थी, जो कि उस बेगैरत नासिर और उसकी बहन ने चोरी कर ली। जेम्स तनफुर से कह रहा था, याद है तुम्हें उसी बर्फ़ से ढके मैदान में हाशिर और आमिर ने बुर्ज खेला था और हमेशा की तरह हाशिर जीत गया था और आमिर ऑक्शन बुर्ज और कॉन्ट्रैक्ट बुर्ज दोनों में बुरी तरह हारने के बाद बर्फ़ पर लेट गया था। इसके बाद हमने कैसे ज़बरदस्ती उसे उठाकर गाड़ी में डाला था। न जाने इतना अच्छा वक्त जल्दी क्यों बीत गया है। ऐना की सब्ज़ आँखों के कोने भीगते जा रहे थे। ईमान ने बगौर उसके खूबसूरत चेहरे पर फैले हज़्न कर्ब को देखा। एकदम ही उस पर इंकशाफ हुआ था। तो क्या ऐना भी मोहब्बत के मर्ज़ में मुब्तला है? कुछ ही देर बाद कर्लिंग का खेल शुरू हो गया। सब लोगों की तवज्जो खेल की तरफ मबजूल हो गई। ऐना उसे कर्लिंग के रूल्स के बारे में बताने लगी थी। एक्चुअली ये स्कॉटलैंड का कौमी खेल है और बर्फ़ पर पत्थरों से खेला जाता है। इसमें सिर्फ 2 मुखालिफ टीमें हिस्सा लेती हैं और टीम के खिलाड़ियों की तादाद सिर्फ 4 होती है। हाशिर लोग फ़ाइनल में हिस्सा नहीं लेंगे। उनका चौथा साथी तबीयत की ख़राबी के बाइस आ नहीं सका, इसीलिए तो जॉर्ज और जेम्स के मुंह लटके हुए हैं। तुम क्या मेरी बीवी को गलत सलत पट्टियाँ पढ़ा रही हो? हाशिर ईमान के बराबर रखी कुर्सी पर बैठते हुए बोला। तो ऐना ने मुँह बना लिया। तुम्हारी बुराइयाँ कर रही हूँ, ये बता रही हूँ इसे कि तुम कितने ख़राब हो। इसे पता है कि मैं कितना अच्छा, नेक और शरीफ हूँ। हाशिर ने बहुत मायनी खेजी से कहा था। ईमान ने निगाहें चुरा ली। बहुत बोरिंग खेल है, चलो जेम्स की जेब हल्की करवाते हैं। हाशिर की शादी की खुशी में
जॉर्ज ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ देर बाद जेम्स और जॉर्ज खाने की ट्रे उठाए चले आए। ये एक खूबसूरत शाम थी जिसका अख्ताम भी बहुत खुशगवार था। वापसी पर ईमान का मूड खुद ब खुद तब्दील हो गया। घर आकर उसने खुद को उन भारी कपड़ों से आज़ाद किया और फिर गर्मा गर्म चाय बना लाई। हाशिर टीवी ऑन किए कोई प्रोग्राम देख रहा था। चाय हाथ में लेकर बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे चाय की तलब महसूस हो रही है? मैंने अपने लिए बनाई थी, सोचा आपको भी दे दूँ। ईमान ने उसकी गलतफहमी रफ़ा करना चाहिए। कभी तो चंद मिनटों के लिए खुश हो जाने दिया करो। मैं आपकी खुशियों की राह में रुकावट हरगिज़ नहीं हूँ। वो बात को किसी और रुख की तरफ ले गई थी। हाशिर ने संजीदगी से सर हिलाया और बोला, तुम मेरी खुशियों और सुकून की राह में रुकावट नहीं बल्कि रुकावट का अजीम पहाड़ हो जिसे सर करना इतना भी नामुमकिन नहीं। मैं तो बस तुम्हें तुम्हारी खुशी और दिली रजामंदी से हासिल करना चाहता हूँ। ईमान उसकी इस दर्जा बेबाकी पर कट कर रह गए। उसे भूल गया था कि वो उन्हीं आज़ाद फ़िज़ाओं का वासी है। तुम मुझे कभी भी हासिल नहीं कर सकते, सुना तुमने? ईमान का लहजा एकदम ही करख्त और आवाज़ बुलंद हो गई थी। मैं 1 मिनट में तुम्हें बेबस कर सकता हूँ। चिड़िया जितनी तो हो तुम, और अकड़ती ऐसे हो गोया पूरी वेट लिफ्टर क्रिस्टीना हो। हाशिर ने इंतहाई सख्ती से उसका हाथ दबाया तो वो चिल्ला उठी, मुझे हाथ मत लगाना। क्या कर लोगी तुम? हाशिर ने चैलेंजिंग अंदाज में ईमान की तरफ देखा तो वो तनपुर से बोली, या तुम्हें मार दूंगी या खुद मर जाऊंगी। मरने का इतना ही शौक़ है तो मुझ पर मर मिटो। तुम्हारी कब्र के कुत्बे पर मोहब्बत की देवी सुनहरी हरफों में लिखवाऊंगा। उसने वाज़े ईमान का मजाक उड़ाया था। वो चाय टेबल पर रखकर उससे दूर हटकर बैठ गई थी। हाशिर ने महज शरारत में उसके और अपने दरमियान फासले को पाट कर उसके गिर्द बाजू दराज करके सख्ती से दबाव डाला तो वो गुस्से के आलम में महज फड़फड़ा कर रह गए। मुझे छोड़ो, अगर ना छोड़ूँ तो मैं तुम्हें काट लूँगी। वो नफरत से चिल्लाई, तुम क्या कटघनी बिल्ली हो जो काट लोगी? या फिर मेरे विलियम में एक जितना जहर है तुम में, फिर तो मुझे पेट में 21 टीके लगवाने पड़ेंगे। वो उसे मज़ीद चिढ़ा रहा था। जबकि ईमान इस वक्त जहनी और जज्बाती तोड़फोड़ का शिकार हो रही थी। उसका जहन माऊफ हो रहा था, सोचने समझने की सलाहियतें मफलूज हो रही थी। बस गुस्से का एक गुबार था जिसने उसे अपनी लपेट में ले रखा था। अगर अपने नफ्स की प्यास बुझानी है तो तुम्हारे लिए औरतों की भला क्या कमी? ऐना और ऐना जैसी कहीं तुम्हारे कदमों में रहती हैं सुबह शाम। बकवास बंद करो, हाशिर ने पहली मरतबा चलाकर कहा था। वो उस पर हाथ नहीं उठाना चाहता था, हालांकि उस लम्हे उसका दिल चाह रहा था कि मार मार कर उसे लहू लुहान कर दे, मगर उसने जब्त के दामन को नहीं छोड़ा, बल्कि उसे ज़ोरदार धक्का देकर वो गुस्से से बनाता अपने कमरे में बंद हो गया था। जबकि ईमान फटी फटी निगाहों से बंद दरवाजे की तरफ देखती रह गई। तुमने ऐना के मुतालिक बहुत गलत अंदाज़ा लगाया। तुमने ऐना को औरतों की किस कैटेगरी में शुमार कर रखा है? जॉर्ज और जेम्स मेरी यूनिवर्सिटी के ज़माने के दोस्त थे, जबकि ऐना और आमिर को तो मैं इन दोनों को बचपन से जानता हूँ। आमिर के वालिद मेरे ताया के बेहतरीन दोस्त थे। अबू ज़हबी में हमने एक तवील अरसा इकट्ठे गुजारा है, जबकि ऐना भी अबू ज़हबी में हमारे साथ तवील अरसा रही। आमिर और ऐना मुझसे 10 साल छोटे हैं। ऐना के वालिद फॉरेन मिनिस्टर में से थे। मैं ऐना को ट्यूशन पढ़ाता था और अबू ज़हबी में मेरी छोटी सी एकेडमी थी जिसमें बैरून मुल्क से आए लोगों को अरबी, फ़ारसी और दूसरी ज़बानें सिखाता था। वो इस वक्त 11 साल की थी। मेरे तवस्सुत से ही तो ऐना की आमिर से दोस्ती हुई थी। और फिर वो मज़ीद कुछ कहते कहते रुक गया था। पिछले 2 दिन से उसने ईमान से कोई बात नहीं की थी। हालांकि ईमान के ना बोलने के बावजूद वो खुद ब खुद उससे बातें करता रहता था, मगर 2 दिन से वो बिल्कुल खामोश था और आज वो खुद ब खुद उससे पहले की तरह बातें करने लगा था। तुम्हारी सोच बहुत घटिया और मुझे कोई नाजेबा लफ्ज़ नहीं सूझ रहा जो मैं तुम्हारे बारे में कहूँ। तुम्हारी उम्दा सोच और आला ज़हनियत की तारीफ़ करूँ। बहरहाल मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 2 दिन से क्यों तुमने तरबूज जितना मुँह बनाया है। खफा मैंने होना था, उल्टा नाराज़ तुम फिर रही हो। एक्सक्यूज़ तुम्हें करना चाहिए था, वो भी मैं ही कर देता हूँ, क्योंकि इसमें फ़ायदा भी मेरा है। तुम जो 2 दिन से ना मेरा नाश्ता बना रही हो ना खाना दे रही हो, इससे बड़ा जुल्म और नाइंसाफ़ी भला क्या हो सकती है? प्लीज़ अब ये खुद साख्ता नाराज़ी ख़त्म कर दो और मेहरबानी फरमाकर मेरे कपड़े भी प्रेस कर देना। वो बन ठन कर कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था। शूज़ पहनकर उसने मोबाइल उठाया और फिर दरवाजे की तरफ जाते जाते पलटा, और हाँ, आज मेरे लिए लंच में काफ़ी एहतमाम करना। 2 दिन से सूखी डबल रोटी 3-3 टाइम खा खा कर मैं बोर हो गया हूँ। कुछ भी नहीं बनाऊंगी मैं, इतनी बातें सुना गया है। जल्दी कसलती दरवाज़ा बंद करके अंदर चली है। कपड़े प्रेस किए, फिर किचन में आकर लंच की तैयारी शुरू कर दी। 4 घंटे बाद किचन से फारिग होकर उसने ऐना की तरफ जाने का प्रोग्राम बना लिया। गुस्से के आलम में न जाने उसने क्या कुछ कह डाला था। अब अपनी कही गई बातों पर पशेमान हो रही थी। ऐना घर में ही थी और फ्लू से बेहाल छींक रही थी। उसे देखकर बेइंतहा खुश हुई। तुमने बहुत अच्छा किया कि आ गई हो। मैं अभी सख्त बोरियत महसूस कर रही थी। मैं तुम्हारी बोरियत दूर करने के लिए ही आई हूँ। ईमान ने भी खुशदिली से कहा। अपने सड़े हुए हस्बैंड को भी ले आना था। वो किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में मुझ नाचीज़ को किचन में घुसे रहने का ऑर्डर देकर चले गए हैं। हाँ ईमान,
मुझे तुम एशियन लेडीज़ की यही बात बहुत पसंद है। पता है वहाँ अबू ज़ैबी में हाशिर की ताई अम्मी बहुत अच्छी कुकिंग करती थी और मज़े मज़े के खाने बनाकर एकेडमी भेजती थी। वो बहुत केयरिंग लेडी थी, बहुत सॉफ्ट और लविंग, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। हाशिर की असल मामा मुझे अच्छी नहीं लगती, बहुत रूड हैं वो, जबकि बाबा बहुत नाइस है। हाशिर को अपने बाबा से बहुत मोहब्बत है, वो उनकी हर बात मानता है। ऐना मज़े से बोल रही थी और उसी कोशिश में उसके गले में से अजीबोगरीब आवाज़ें निकल रही थी। तुमने कुछ खाया है? अचानक ख्याल आने पर ईमान ने पूछा तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं यार, बुखार की वजह से दिल नहीं चाह रहा। तो मेडिसिन तो लेनी थी ना। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना लाती हूँ, माँ ने खलूस से कहा। तो वो खुश दिली से सर हिलाने लगी। सूप बना लाऊं? जाते जाते माँ ने पलट कर पूछा। हाँ, नूडल्स वाला। वो ऐना के लिए सूप बना कर लाई तो ऐना को मैगज़ीन पढ़ते पाया। उसे देखकर उसने मैगज़ीन रख दिया था। तुम अपने लिए नहीं लाई? बस ऐसे ही मूड नहीं है। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं लगेगा तुम्हें? क्योंकि सवाल काफ़ी पर्सनल सा है। ऐना ने कदरे झिझकते हुए पूछा तो ईमान ने खफकी से नफ़ी में सर हिलाया। क्या तुम्हारी और हाशिर की लव मैरिज है? नहीं तो। ईमान कदरे चौंकी। तुमने कैसे अंदाज़ा लगाया? बस ऐसे ही ख्याल गुजरा तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लूँ। तुम दोनों ने एक दूसरे को देख रखा था? ऐना के अगले सवाल ने उसे सोच में मुब्तला कर दिया था कि उसे तफसील बताए या नहीं। नहीं, वो मुख्तसर बोली। ईमान, क्या तुमने किसी से मोहब्बत की है? मोहब्बत? वो ज़ेरे लब बुड़बड़ाई और फिर धीरे से गोया हुई। मैंने मोहब्बत नहीं, इश्क किया था। क्या तुमने भी किसी से मोहब्बत की थी? हाँ। यकीनन हाशिर होगा। तुम दोनों की शादी के बाद वो हर वक्त तुम्हारी बातें करता था। इसके बाबा ने हाशिर को तुम्हारे बारे में सब बताया था। हम हाशिर को बहुत लकी समझते हैं। वो खुद ही मज़ीद बताने लगी। ईमान कुछ पल ऐना की तरफ देखती रही और फिर संजीदगी से बोली, मुझे लगता है कि ऐना भी किसी के इश्क में गिरफ्तार है। हाँ, वो बगैर झिझके बोली। मैं पूछ सकती हूँ कि वो खुशकिस्मत कौन है? आमिर, वो धीमी आवाज़ में बोली थी। कौन आमिर? वही जो तुम्हारा और हाशिर का मुश्तरका फ्रेंड था, फिर किसी वजह से तुम लोगों की नाराज़ी हो गई थी। हाँ, वही आमिर है जिसे मैं चाहती हूँ। लड़ाई तो हमारी बाद में हुई थी। दरअसल वो पहले ही हमसे खफा रहने लगा था। उस हादसे ने उसे सारी दुनिया से नाराज़ कर डाला था। वो मुझसे, जॉर्ज और जैम से भी मिलता नहीं था। वो भराई आवाज़ में बोल रही थी। क्या तुमने उसे नहीं बताया कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? उसे सब पता था। ऐना ने आंसू रगड़ कर साफ़ किया और फिर बोली। उसने कहा, ऐना तुम मुस्लिम नहीं हो। हाशिर ने कहा, ऐना इस्लाम कबूल कर लेगी। फिर भी नहीं माना। दरअसल वो एहसास कमतरी का शिकार हो गया था। उसे यासियत के दौरे पड़ने लगे थे। वो तन्हाई पसंद हो गया था। उसे महफ़िलों से नफ़रत हो गई थी। कुछ हाशिर के रवैये ने उसे मज़ीद तन्हा कर दिया था। हालांकि मैं जानती हूँ, मुझे यकीन है कि हाशिर को गलत फहमी हुई थी। आमिर ऐसा हरगिज़ नहीं है, मगर मैंने फिर भी हाशिर का साथ दिया था। हाशिर ने मुझे भाइयों वाला मान दिया, मुझे बहुत इज्जत और मोहब्बत दी। फिर मैं हाशिर का साथ कैसे न देती? उसकी उलझी बातें ईमान के सर पर से गुजर गई थी। ईमान काफ़ी देर मज़ीद बैठी रही और फिर ऐना के रोकने के बावजूद चली आई। उसने मार्केट से कुछ ज़रूरी चीज़ें ख़रीदना थी। मुख्तसर सी शॉपिंग करने के बाद वो जो ही रोड क्रॉस करके तरतीब से बने वलास के करीब से गुजरी तो वही मनूस सी आवाज़ सुनाई दी। ईमान ने मुड़कर देखा। उस दिन की तरह आज भी वो उसे इशारे से बुला रहा था। ईमान ना चाहते हुए भी आ गई। मैं इतने दिनों से आपकी राह देख रहा था, मगर आप यहाँ से गुजरी नहीं। उसने बड़ी अपनायत भरे अंदाज में शिकवा किया था। क्यों, क्या मिसेस डंग आज भी छुट्टी पर हैं? अरे नहीं तो, अब वो बाकायदगी के साथ आती हैं। तुम्हारी तबीयत कैसी है? बस गुजर रही है, रंजीदगी से बोला। इतनी मायूसी अच्छी नहीं यंग बॉय, आप अंदर आइए ना। वो इतने इसरार से बुला रहा था। ईमान कुछ सोचते हुए दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गए। उसे ये मायूस रूठा सा उदास लड़का बहुत अच्छा लगा था, इसलिए वो अक्सर उसकी तन्हाई के ख्याल से उसके घर चली जाती थी। उसकी आदतें बहुत अच्छी थी और मिजाज भी बहुत नरम था। ईमान आज भी उससे मिलने के बाद घर आई और आते ही टीवी ऑन कर लिया। हालांकि उसे टीवी से दिलचस्पी नहीं थी। अचानक ही टीवी पर पट्टी चलने लगी। नामवर दानिश्वर मुफक्किर और अदीब मोहम्मद सजाद हुसैन मदीना में दिल का दौरा पड़ने से वफ़ात पा गए। उन्हें मदीने में ही सुपुर्दे खाक किया जाएगा। ईमान फटी निगाहों से देखती रह गई थी। उसकी बेसाख्ता चीखें लबों से आज़ाद हुई और फिर वो बिलक कर रोने लगी थी। वो उसे तसल्ली और दिलासे दे रहा था, समझा रहा था, सब्र करने की तलकीन कर रहा था, जबकि खुद हाशिर की आंखें मुसलसल बह रही थी। मुझे अभी पहुंचना है सऊदी अरब, तुम यहाँ रहोगी, ऐना तुम्हारे पास आ जाएगी। हाशिर उसे बता रहा था। मैं भी जाऊँगी, उसने मचल कर कहा। तुम्हारा पासपोर्ट बनने में टाइम लग जाएगा, तुम यहीं रहो और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करो। उसे मज़ीद हदायत देकर चला गया था। ईमान ने पाकिस्तान फ़ोन किया तो वहाँ भी कहराम मचा था। किसी से भी फ़ोन पर बात ना हो सकी। वो सब रंजीदा थे, अफसरदा से गमज़दा थे। 3 दिन बाद हाशिर की वापसी हुई थी। ईमान उसे देखकर खुद पर काबू न रख सकी और उसके सीने से लगकर फूट कर रो दी। हाशिर के आंसू भी बेआवाज़ बह रहे थे। मैं अमार का चेहरा भी नहीं देख सका, मैं बाबा का आखिरी दीदार भी नहीं कर सका। पाकिस्तान से सब पहुंच गए थे, एक मैं ही देर से पहुंचा हूँ। मैंने अपने भाई का भी चेहरा नहीं देखा। उस वक्त मैं उम्रा अदा कर रहा था। मैं किस कदर बदनसीब हूँ।
मुझे यकीन नहीं आता, बाबा हमसे मिले बगैर चले गए। वो थक कर नढाल सी सोफे पर ढह गई थी। बाबा की अचानक वफ़ात ने अम्मी को भी तोड़ फोड़ दिया था। वो अक्सर बीमार रहने लगी थी। हाशिर ने उन्हें कुछ दिनों के लिए अपने पास बुला लिया था ताकि उनके जहन और मिजाज पर अच्छा असर पड़े। वो बहुत कम गो हो गई थी। उन्होंने लोगों से मिलना मिलाना भी छोड़ दिया था। ईमान भी अम्मी को लेने हाशिर के साथ एयरपोर्ट गई थी। उन्होंने उसे देखते ही पहली बात यही की, ईमान तुम तो बहुत खूबसूरत हो गई हो। ईमान को हंसी आ गई थी। फितरत इंसानी कभी बदल नहीं सकती। घर आने के बाद ईमान ने फटाफट खाना लगाया। अम्मी हाशिर से कह रही थी कि ईमान बहुत अच्छा खाना बनाती है, उसके हाथ में बहुत जायका है। अम्मी ने खाना खा लिया तो वो उनके लिए चाय बना लाए। अम्मी का बिस्तर कहाँ लगाओगी? बर्तन समेटते हुए वो मुसलसल सोच रही थी। ये फ्लैट सिर्फ 2 बेडरूम्स पर मुश्तमिल था। एक कमरा हाशिर के ज़ेर इस्तेमाल था और दूसरे में वो सोती थी। अब उसे अम्मी के लिए अपना कमरा छोड़ना था और उनका बेड दुरुस्त करके नई बेडशीट बिछाने के बाद बाहर आई तो अम्मी भी थकन की वजह से सोने के लिए उठ गई। जाते जाते पलटी, ईमान एक जग पानी का और गिलास ले आओ। जी अच्छा अम्मी। वो ताबेदारी से सर हिलाती किचन की तरफ बढ़ गई। हाशिर शायद बाहर निकला हुआ था। उसने यही मौका गनीमत जाना और बहुत इत्मीनान के साथ हाशिर के बेडरूम की तरफ बढ़ गई। वो अम्मी पर कुछ भी जाहिर नहीं करना चाहती थी। बहुत मुश्किल से उसका ये मकाम बहाल हुआ था। वो एक मरतबा फिर अपनी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह होता नहीं देख सकती थी। वो मेहर बेगम पर जाहिर करना चाहती थी कि वो बहुत खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी गुजार रही है। रात को हाशिर काफ़ी देर बाद वापस आया था। वो अपने ही ध्यान में मगन दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो ईमान को अपने बेड पर बैठे लेटे देखकर शशदर रह गया। कुछ पल बाद उसे हकीकत कुछ समझ आ गई थी। उसने जानबूझकर लाइट ऑन की और फिर उसे झंझोड़ कर उठाया। यहाँ क्यों सो रही हो? तो फिर इस ठठा देने वाली सर्दी में कहाँ जाऊँ? ये तुम्हारा मसला, उठो मेरे बेड से। ईमान ने बेचारगी के आलम में हाशिर की तरफ देखा और फिर टोस्टर सोफे की तरफ बढ़ गई। तुम मेरे कमरे में रहोगी तो मुझे नींद नहीं आएगी। हाशिर ने मजीद उसे तपाया। तो कहाँ जाऊँ मैं? वो तनक कर बोली। जहाँ पहले सोती थी, मुझे यहीं सोना है। अच्छी ज़बरदस्ती है, चलो लाइट ऑफ कर दो। खुद कर ले, मैंने तो नहीं ऑन की। वो गुस्से से भुनाते हुए बोली थी और फिर सिमट कर सोफे पर लेट गई। कुछ देर बाद हाशिर ने उसे आवाज़ दी। मुझे तरस आ रहा है तुम पर, इधर आ जाओ। मुझ पर तरस खाने की ज़रूरत नहीं। क्या करूँ, रहम दिल बंदा हूँ। तुम्हें बेआराम देखकर मुझे तकलीफ़ हो रही है। चलो ज़िद ना करो, इधर आ जाओ। नहीं आती फिर। वो तनक उठी। सर्दी में मरना है क्या? मर जाऊँ तो बेहतर है। इतनी मायूसी? उसने मज़ीद ईमान को चिढ़ाया। आप चुप नहीं रह सकते, पास आकर कहो। ईमान ने कोई जवाब नहीं दिया था। हाशिर उठकर उसके करीब आ गया। ईमान डियर, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि बेड पर आ जाइए। ईमान ने बेबसी के आलम में हाशिर की तरफ देखा और फिर तकिया उठाकर बेड पर आ गई। मुझे अम्मी को बहुत पहले बुला लेना चाहिए था। हाशिर उसके कान के करीब गुनगुनाया था। ईमान बेबसी के एहसास से लब भेज कर रह गई। कुछ दुनियादारी के तकाजे होते हैं जिन्हें निभाना पड़ता है और कुछ दिल के तकाजे भी होते हैं जिन्हें आप निभाना नहीं चाहती। वो बला का हाजिर जवाब था। ईमान को अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। वो कदर सिमट कर बेड के किनारे से लग गई। खिसकते हुए कहाँ जा रही है? क्या नीचे गिरना है? मैं ठीक हूँ, वो घबराकर भिंची आवाज़ में बोली थी। कहाँ ठीक हो? ज़रा करीब होकर लेटो। मुझे छूत की बीमारी नहीं है। हाशिर ने सहूलत से उसके बाजू को दबोचकर अपनी तरफ घसीटा। प्लीज़ हाशिर, क्या कर रहे हैं? वो कपकपाती आवाज़ में बोली थी। हाशिर ने उसके स्याह रेशमी बालों में उंगलियां फंसाकर झटका दिया। वो उसके बहुत करीब आ गई थी। यूँ कि हाशिर की गर्म सांसें उसने अपनी गर्दन पर महसूस की। उसका दिल पहलू में धक धक कर रहा था। उसने बहुत सहूलत से ईमान को अपनी बाहों के हल्के में ले लिया। वो बोलना चाहती थी मगर तमाम अल्फाज न जाने कहाँ खो गए थे और ज़बान में गोया लकनत आ गई थी। इस बंजर दिल को फिर से आबाद कर लो। इन खौफजदा हिरनी जैसी आंखों में कुछ नए ख्वाब सजा लो। मेरे अपने और अपने होने वाले बच्चों के लिए। ज़िंदगी एक शख्स पर ख़त्म नहीं हो जाती, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। कुछ ज़िंदा लोगों की भी ख्वाहिशात होती हैं। भूल जाओ माजी को, अपने हाल की तरफ तवज्जो दो। ज़िंदगी इसी का नाम है। दुख, गम और खुशियों का संगम ही असल ज़िंदगी की खूबसूरती है। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करो, मगर मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि तुम नॉर्मल ज़िंदगी जियो, एक खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी गुजारो। तुमने अपने साथ साथ मुझे भी बेसकून कर रखा है। इस बिस्तर पर तन्हा लेटे मैंने कितनी ही मरतबा तुम्हारी मौजूदगी को महसूस किया है। मेरी ख्वाहिश थी तुम खुद चलकर अपनी दिली रजामंदी के साथ इस कमरे तक आओ। अगरचे जिस तरह से भी सही, तुम आई तो हो और मैं तुम्हें बहुत मोहब्बत दूँगा, बहुत चाहूँगा। तुम्हें मेरी मोहब्बत से कहाँ तक भागोगी? आखिर आना तो मेरी पनाहों में ही है ना। तुम अमार को भूल जाओगी। हाशिर ने उसकी गर्म तपती पेशानी पर अपने लब रख दिए थे। वो उसे चाह रहा था, सराह रहा था, मोतबर कर रहा था। अमार, वो घुटी घुटी आवाज़ में रो रही थी। न जाने नसीबों में क्या लिखा है। 3 साल हो गए, अभी तक जूनिया की गोद खाली है। कम अज़ कम तुम ही खुशखबरी सुना दो। ईमान ने शर्म के मारे सर झुका लिया था, जबकि हाशिर का गोया पसंदीदा टॉपिक छिड़ चुका था। वो मुसलसल माँ की हाँ में हाँ मिला रहा था। किसी डॉक्टर को चेक करवा लेना था ईमान।
जी अम्मी, वो दबी आवाज़ में बोली थी। अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। ईमान की लटकी सूरत देखकर हाशिर ने माँ से कहा तो वो खफा हो गई। क्यों ज़रूरत नहीं? बच्चे तो घर की रौनक होते हैं। बच्चों की बात नहीं, डॉक्टर से चेकअप करवाने की बात कर रहा हूँ। वो फ्रिज का जायज़ा ले रहा था। कुछ है तो नहीं? उन्होंने बगौर ईमान के चेहरे का जायज़ा लिया तो फिर शर्म से कट कर रह गई। कुछ नहीं, बहुत कुछ है। क्या खाएंगी? वो फ्रूट बास्केट उठा लाया था। ईमान के साथ साथ महर बेगम भी मुस्कुरा दी। अम्मी, ऐना ने आपको इनवाइट किया है। ना, मैं नहीं जाती। ना जाने क्या क्या बातें करते हो, मेरे तो पल्ले कुछ नहीं पड़ता। अच्छा, आज डॉक्टर के पास तो चलेंगी ना? मुझसे नहीं दवाइयाँ खाई जाती, उन्होंने बेजारी से कहा और फिर अरीबा और काजिम को याद करने लगे। 15 दिनों में न जाने कितनी मरतबा वो अपने पोते और पोती को याद कर चुकी थी। मेरा तो बच्चों के लिए बहुत दिल उदास हो रहा है। अब आपके लिए अगले साल तक कोई ना कोई इंतज़ाम कर रखेंगे, हाशिर ने उन्हें तसल्ली दी। अल्लाह करे ऐसा ही हो, उन्होंने सदके दिल से दुआ की। अब मैं महज 25 दिन रहकर ही बोर हो गई थी। वो बहुत बेचैन थी घर जाने के लिए। ईमान के बेहद इसरार पर भी वो मज़ीद नहीं रुक रही थी। ईमान ने अम्मी के हाथ सबके लिए बहुत से गिफ्ट्स भिजवाए थे। हमज़ा, हमाद और बसमा के लिए भी तोहफे भेजे। वो आई 3 माह रहने के लिए थी, मगर 1 महीना भी नहीं रह सकी। अनाबिया भाभी ने शुक्रिया का फ़ोन भी किया था। अलबत्ता जोनिया और आमना आपी ने ऐसी कोई जहमत गवारा नहीं की थी। अम्मी के जाने के तीसरे दिन वलीद आ गया था। वो अपने ऑफिशियल काम के सिलसिले में आया था। ईमान के पूछने पर उसने साफ साफ बता दिया था कि जोनिया बांझ है। इस फितरी का सा दुख था जिसने ईमान को अपनी लपेट में ले लिया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे अफसोस का इजहार करे। वलीद ने हाशिर को भी बताया तो उसी लिए वो रात को काफ़ी चुप था। यह ऐसी कमी थी जो किसी भी सूरत पूरी नहीं हो सकती थी। वलीद के जाने के बाद ईमान एक मरतबा फिर सामान समेत अपने कमरे में शिफ्ट हो चुकी थी। हाशिर उसकी चालाकी पर सख्त नाराज़ था, इसीलिए तो दिन में 20-20 मरतबा फ़ोन करके उसे धमकाता था। अभी फ़ोन करके बताता हूँ अम्मी को कि आपकी मौजूदगी में महज ड्रामा कर रही थी ये। ईमान उसकी बातें और धमकियाँ सुनकर नज़रअंदाज कर देती थी, क्योंकि वो जानती थी हाशिर कभी भी ऐसा नहीं करेगा। तुम खुद को समझती क्या हो? रात को वो अपने कमरे की तरफ जा रही थी जब हाशिर की आवाज़ सुनाई दी। किस बात का गरूर है? क्यों इतनी अकड़ है तुम में? गलत फहमी है आपकी। मुझ नाचीज़ में कैसी अकड़, कैसा गरूर? वो तलखी से बोली थी। तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हारे इश्क में मरा जा रहा हूँ? नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बगैर। तुम मुझे लिफ्ट नहीं करवाओगी तो मैं कैप्सन सैंडी, विक्टोरिया फॉल्स और केजल कम के सरहाओं की खाक छाने निकल जाऊंगा, या फिर मिस सबसी, वाजिंग, जे क्यांग, दोगा, हांग, हॉरर और नील के दरियाओं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर लूँगा। तो मैडम, ये आपकी भूल है। आप जितना मेरी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करना चाहती थी कर चुकी। मैं मज़ीद खुद को झुकाना नहीं चाहता, उसने बेहद तंज़िया अंदाज में कहा था। ईमान ने आंसू भरी आंखों से हाशिर की तरफ देखा और उसका दिल मोम की तरह पिघल गया। कम अज़ कम मुझे इस तरह ना देखा करो, घायल करके रख देती हो। इतनी कोशिशों से तो मैंने खुद पर गुस्सा तारी किया था, सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। ईमान के आंसू रवानी के साथ बह रहे थे। हाशिर को परेशानी ने घेर लिया। प्लीज़ एमी, वो सरस से उसके करीब आया। क्यों रो रही हो? मैंने कौन सा आतिश विशा पहाड़ तुम्हारे सर पर फोड़ा है? प्लीज़ खामोश हो जाओ। मेरी तबीयत ख़राब है, मगर आपको कोई एहसास होगा? क्या हुआ है तबीयत को? बीमार हो? तुम्हारे दुश्मन? चलो आओ डॉक्टर के पास चलते हैं। हाशिर ने सरस उसका हाथ थामा, नब्ज़ टटोली और फिर गाड़ी की चाबियाँ उठा ली। आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। इस बेडरूम में क्या शफा का तवीज़ रखा हुआ है? बहुत हैरानी के आलम में दरियाफ्त किया गया था। ईमान ने झुंझला कर हाशिर की तरफ देखा और फिर लाउंज में सोफ़े पर लेट गई। उसे पिछले 2 दिन से बुखार था, अभी भी सर बुरी तरह से चकरा रहा था। क्या अतमारदारी करवाने का इरादा है? वो उसके करीब सोफ़े पर बैठ गया था। सर दबाऊं? नहीं, वो भराई आवाज़ में बोली थी। तो फिर गला दबा दूँ? दबा दें। हाशिर ने मुस्कुराते हुए उसकी गुदाज गर्दन पर हाथ का दबाव डाला। प्लीज़ हाशिर, मुझे कुछ देर आराम करने दे, उसने इल्तिजाइया लबो लहजे में कहा। ओके, पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, फिर आराम कर लेना। ईमान गहरी सांस खींचकर खड़ी हो गई थी। इतने दिनों बाद मेरी याद आई है, अब भी ना आती? ईमान ने जो ही लाउंज में कदम रखा उसकी नाराज़ आवाज़ सुनाई दी। असल में पहले मेहमान आ गए थे पाकिस्तान से, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। अभी भी ठीक नहीं हूँ, मगर फिर भी आ गई हूँ। बहुत एहसान किया है आपने मेरी ज़ात पर। आमिर, एक तो तुम नाराज़ बहुत जल्दी हो जाते हो। इतने दिन हो गए खिड़की के साथ रोज़ चिपक कर बैठता हूँ, अब आई हैं आप। वो खफा सा बहुत अच्छा लग रहा था। मैं आपको आप ही कहता ही नहीं, समझता भी हूँ, मगर आप अच्छी बहन हरगिज़ नहीं है। तन्हा रह कर इतने चिड़चिड़े हो गए हो, इसीलिए तो कहती हूँ कि शादी कर लो। भला मेरे साथ कौन करेगा शादी? क्यों, तुम्हें क्या कमी है? ईमान ने खफकी से कहा। इससे बड़ी क्या कमी हो सकती है? आमिर ने अपनी टांगों की तरफ इशारा किया। लोगों को इससे बड़े बड़े सदमात भी पहुंचते हैं, मगर जितना जीना तो पड़ता है। तुम अल्लाह का शुक्र अदा किया करो जिसने तुम्हें दोबारा ज़िंदगी अता की है। ईमान उसे नरमी से समझा रही थी। खून का रिश्ता तो कोई था नहीं जिन्हें अपना समझा था।
और वो भी साथ छोड़ गए थे। जो रूठ जाए उसे मना लेना चाहिए। मैं क्यों मनाता उसे, क्यों सफाइयाँ पेश करता आप ही? वो मुझे जानता था, मेरी रग रग से वाकिफ़ था, फिर भी उसने मेरा यकीन नहीं किया। उन झूठे लोगों को अहमियत दी और उसकी वो लूमड़ी सी बहन मुझ पर इल्ज़ाम लगाती रही थी। वो गुस्से से भुना उठा था। चलो तुम हाशिर समेत सबसे नाराज़ हो जाते, मगर ऐना का क्या कसूर था? वो भी मुझे झूठा और बेईमान समझती थी। नहीं, वो तुम्हें ऐसा नहीं समझती, ईमान ने यकीन भरे लहजे में कहा। आप नहीं जानती, यहाँ के लोग बहुत मुनाफिक हैं, मगर हाशिर और ऐना ऐसे नहीं हैं। ऐना से आप मिल चुकी हैं, लेकिन हाशिर की इतनी फेवर क्यों कर रही हैं? आमिर ने उलझकर सवाल किया तो ईमान मुस्कुरा उठी। मैं हाशिर की बीवी हूँ। क्या? आमिर चिल्ला उठा था। उसकी हैरत किसी तौर कम नहीं हो पा रही थी। आपने मुझे कभी बताया नहीं कि आप उस कमीने और जलील शख्स की बीवी हैं। आप इतनी अच्छी हैं, भला उसकी बीवी कैसे हो सकती हैं? वो बेयकीनी के आलम में कह रहा था। अब बात खुल चुकी है तो मुझे बता दें कि आपको कैसे पता चला कि मैं ही वो आमिर हूँ जिसकी दास्तान ऐना ने आपको सुनाई थी? बहुत ही घामड़ हो तुम आमिर। ड्राइंग रूम में इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा रखी हैं तुमने हाशिर और ऐना की, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह देख सकती हूँ और मेरी आई साइट भी ठीक ठाक है। ओह, तो ये तो मैंने सोचा ही नहीं, वो हनपन से बोला। तुम सोचते कम हो और जलते ज़्यादा हो। हाँ ये तो है, उसने फ़ौरन ही इत्फाक कर लिया था। ईमान काफ़ी देर बाद घर आई तो ऐना को मौजूद पाया। तुम कहाँ से रास्ता भूल आई हो? ऐना ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि इस तरह के आलम में उंगलियाँ चटखाती रही। क्या बात है ऐना, तुम परेशान दिखाई दे रही हो। असल में मुझे हाशिर ने आज ही बताया, मैंने सोचा खुद जाकर मुबारकबाद दूँ। ऐना जिस बात की तरफ इशारा कर रही थी मान समझते हुए शर्मीली सी मुस्कान लबों पर सजा कर बोली। एक तो हाशिर बिना, जब से हाशिर को उसके प्रेग्नेंट होने की खबर मिली थी उसने फर्दन पाकिस्तान में सबको फ़ोन करके बताया था। बस ऐलान करवाने की कसर बाकी रह गई थी। ऐना तुम क्यों परेशान हो? ईमान के पूछने पर वो संजीदगी से बताने लगी थी। जॉर्ज ने मुझे प्रपोज़ किया है। ये तो अच्छी बात है, मगर मैं उससे शादी नहीं कर सकती। तुम आमिर की वजह से इनकार कर रही हो। एक बात यह भी है, मगर जॉर्ज को इनकार करने की वजह कुछ और है। वो उसी तरह मुस्तरिब अंदाज में बोली थी। क्या वजह है? मैंने आज से 3 साल पहले इस्लाम कबूल कर लिया था। क्या ये सच है? माँ ने फ़रते मुसर्रत से उसके हाथ चूम लिए। हाँ, वो मज़बूत लहजे में बोली थी। तुम्हें इस्लाम कैसा मज़हब लगा? बहुत ठंडा, मीठा, रूह को सरशार कर देने वाला। तुम क्या पहले क्रिश्चियन थी? हाँ, मुझे रिसालत मोहम्मदी की जो खसूसियात हैं, मसलन अमूमियत, जामियत, कामलियत, हमागिरियत ने बहुत बेहद मुतासिर किया है। मैं जान गई हूँ कि इस्लाम ही सच्चा दीन है और अल कुरान ही ऐसी किताब है जिसमें कोई तब्दीली नहीं। कुरान मजीद जिस ज़बान में नाजिल हुआ वो एक ज़िंदा ज़बान है। कुरान मजीद एक आलमगीर किताब है। इसका पैगाम आफाकी है। इससे ज़्यादा जामी किताब ना आज तक नाजिल हुई है और ना किसी पर नाजिल होगी। तुम नहीं जानती ईमान, मैंने कुरान पाक के तराजुम बेशुमार ज़बानों में पढ़े हैं। अल्बानवी, अतालवी, फ़ारसी, लातीनी, डैनिश, सरबीन और पोश, मगर अरबी ज़बान में कुरान पाक पढ़ने का लुत्फ़ ही कुछ और है। मैं बहुत मुतमईन हो गई हूँ। मुझे मेरी ज़िंदगी का मकसद मिल चुका है। ऐना, तुमने मुझे बेपनाह खुशी से नवाजा है, मगर मुझे अफसोस है कि हाशिर ने इतनी बड़ी खुशखबरी मुझसे छुपाई। हाशिर को मैंने ही मना कर रखा है। मेरी कुछ मजबूरियाँ थी। वो अब अपनी कनपट्टियाँ दबा रही थी। मान को छोटी सी लड़की पर बहुत टूट कर प्यार आ रहा था। तुमने अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या सोचा है? मैंने शादी ना करने का फ़ैसला कर लिया है। तुम दोनों के ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं, ईमान ने तंजिया कहा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उसने दिल में मजबूत अहद किया था। ऐना मुस्लिम है, मगर आपने मुझे बताया नहीं। रात को ईमान ने बहुत खुशी के आलम में हाशिर से पूछा था। इतना तो तुम मुझे देखकर कभी खुश नहीं हुई। हाशिर के अपने ही शिकवे शिकायत थे। ऐना आ जाई थी, वो बहुत परेशान थी। यकीनन आप उसकी परेशानी की वजह जानते होंगे। आप ऐना की खातिर कोई स्टैंड क्यों नहीं लेते? अगर आप चाहें तो वो एक अच्छी और मनपसंद ज़िंदगी गुजार सकती है। वो आज हाशिर को भरपूर कायल करने के मूड में थी। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। जानबूझकर अनजान मत बनिए। अगर आप आमिर से सुलह कर लें तो तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। आपकी इतलाक़ के लिए अर्ज़ है ज़ौजा मोहतरमा कि आमिर ने मेरी लड़ाई से पहले ही ऐना से मंगनी को ख़त्म कर दिया था, महज अपनी माजूरी की वजह से, जबकि ऐना को कोई एतराज़ भी नहीं था, मगर उसके एहसास कमतरी ने उसे बिल्कुल तन्हा कर डाला है। हाशिर ने इत्मीनान से तफसीलन उसे बताया, जबकि वो मुतमईन नहीं हो पा रही थी। आप आमिर को कायल कर सकते थे, उसने जिरह की। वकील साहिबा, आमिर को आपसे ज़्यादा बेहतर कोई कायल नहीं कर सकता। आजकल आपके नाम की माला जप रहा है वो, मुझसे बेहतर आप उसे समझा सकती हैं। आपको कैसे पता कि मैं आमिर को जानती हूँ? ईमान की हैरत की शिद्दत से आंखें फैल गई थी। मैं अल्लाह के फजल से 2 खूबसूरत आंखें और एक ज़हीन दिमाग रखता हूँ, और मैं बाखूबी जानता हूँ कि मेरी नरम दिल बेगम उस घामड़ का सौदा कैसे इतनी दूर से उठा कर लाती है, और ये भी कि अक्सर इधर से लंच तैयार होकर उस अहमक के घर जाता है। हाशिर ने बड़े सुकून के आलम में अपनी बात मुकम्मल की थी।
तो फिर आप आमिर से सुलह नहीं करेंगे? वो बहुत तन्हा है, उसे अब आप सबकी ज़रूरत है। मैं आमिर से नाराज़ नहीं हूँ और उसे हमारी नहीं सिर्फ ऐना की ज़रूरत है, जैसा कि मुझे किसी और की नहीं, सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। और हाँ, आमिर को तुम हम सबसे बेहतर समझा सकती हो, वो तुम्हारी बात मान लेगा। हाशिर नैपकिन से हाथ साफ करके खड़ा हो गया था, जबकि ईमान ने भी उसकी पैरवी की थी। वो उसके पीछे ही बेडरूम में आ गई। आप भी तो एक मरतबा उससे बात करके देख लें। तुम अपनी और मेरी कोई बात नहीं कर सकती, हाशिर ने संजीदगी से कहा। फ़िलहाल आपको ऐना का मसला हल करना होगा, ईमान ने उसे वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा था। तुम्हें मेरे अलावा सारी दुनिया की परवाह है, आपके तो शिकवे ख़त्म नहीं होते, उसने झुंझलाकर कहा। तुमने कभी शिकवे दूर करने की कोशिश नहीं की? हाशिर ने चेहरे पर मजलूमियत तैयारी कर रखी थी। वो बेडरूम में बिखरी चीज़ें समेटते हुए ज़ेरे लब बुड़बुड़ाती रही। कभी 2 घड़ी मेरे पास भी बैठ जाया करो, ये बेजान चीज़ें मुझसे ज़्यादा तवज्जो की हकदार हैं। ईमान ने बेडशीट बदली और फिर धोने वाले कपड़े इकट्ठे करके बास्केट में रखे। हाशिर इस दौरान मुसलसल बोल रहा था, मुझसे बड़ा अहमक कोई नहीं होगा, इसीलिए तो तुम्हारे जैसी बीवियाँ खामखा के रोक डालने की आदी हो जाती हैं। आपने खुद को अहमक तस्लीम कर लिया है, ईमान ने हैरत से कहा। जाहिर है कोई अकल से पैदल शख्स ही तुमसे शादी कर सकता था, उसने ईमान को चिढ़ाना चाहा। तो आपको किसी ने मजबूर तो नहीं किया था, खुद मुख्तार थे, इनकार कर लेते। अब वो बेड पर लेटने के बाद आंखों पर बाजू रख चुकी थी, शायद कमरे में फैली रोशनी की वजह से। कहा ना कि मैं बहुत रहमदिल इंसान हूँ। तुम्हारी वीरान ज़िंदगी को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं अपनी खिदमत पेश कर दी। हाशिर लाइट ऑफ करने के बाद उसके बराबर आकर लेट गया था। जो मेरे हिस्से के गम थे वो मुझे मिलकर रहने थे, अपने हिस्से की खुशियों की तरफ भी ध्यान दिया करो। हाशिर ने उसकी आंखों पर रखे बाजू को हटाया। खुशियाँ कभी रास नहीं आई, न जाने क्यों आंखों के गोशे किसी गर्म चीज़ से भीगने लगे थे। बाएं जानिब से एक मीठा सा दर्द उठा था जो कि पूरे वजूद में सरायत कर गया। क्या सोच रही हो? हाशिर ने उसकी आंखों में झांककर फिर उसका ध्यान बटाने की घर से बोला। वैसे एमी, तुमने कभी सोचा नहीं होगा इस कदर सुपर लग्जरी लाइफ गुजारने के बारे में। मुझे कभी दौलत और नबूदो नुमाइश मुतासिर नहीं कर सकी, उसके अंदाज के ऐन मुताबिक। ईमान ने गुस्से से कहा और फिर करवट बदल ली। लेकिन पैसा ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है। हाशिर ने ज़बरदस्ती उसका बाजू पकड़कर रुख बदला। मेरे नज़दीक रिश्ते और मोहब्बत अहम है। अगर रिश्ते और मोहब्बत इतनी ही अहम है तो कभी मेरे मुंह पर भी मोहब्बत के 2 बोल मार दिया करो। हाशिर ने मीठी सी निगाह उसकी स्याह भीगी भीगी आंखों पर डाली और फिर अपना हाथ उसकी पेशानी पर रख दिया। मोहब्बत सिर्फ एक ही दफ़ा होती है, ईमान ने थक कर सोचा। मोहब्बत में बहुत वुसअत है, ये बार बार भी हो जाती है। वो गोया उसकी सोचों तक रसाई पा चुका था। ईमान का सर हाशिर के कंधे से टकराया। वो हनूज मुस्कुरा रहा था। ये सुपुर्दगी का अंदाज़ उसे बहुत भा रहा था। हाशिर ने उसके चेहरे पर बिखरे बालों को समेटकर आंखों में झांका। वो इन आंखों के दर्द को नोच कर उनमें खुशियाँ भर देना चाहता था। ईमान आंखें बंद कर चुकी थी। हाशिर ने उसके कंधे को हिलाया तो वो दबी आवाज़ में बोली, प्लीज़ हाशिर, सोने दे। अब किस काफिर को नींद आएगी? वो उसके कान के करीब गुनगुनाया था। ईमान आप ही, मैंने फ़ैसला कर लिया, आमिर इंतहाई संजीदगी से बोला था। कौन सा फ़ैसला? यही झुक जाने का फ़ैसला। मैं जानता हूँ वो किस कदर खुद पसंद और अन्ना परस्त है। रोज़ाना मिसेस डंग को फ़ोन करके मेरी खैरियत पूछेगा, उधर से गुजरते हुए एक लम्हे के लिए ही सही अपनी गाड़ी मेरे दरवाजे के सामने रोकेगा, मगर खुद चल कर यहाँ नहीं आएगा। खूब जानता है वो कि किसने कारोबार में फ्रॉड किया है, कौन झूठा और धोखेबाज है, मगर अब अना आड़े आती है एतराफ़ करने में। इसीलिए मैंने सोच लिया कि खुद ही उसके पास चला जाता हूँ। आखिर मैं छोटा हूँ, वो बड़ा है, फिर उसका रुतबा भी बड़ा है, मनसब भी बड़ा है। वो मेरा उस्ताद भी था, भाई भी और दोस्त भी। 3.5 साल बाद तुम्हें ख्याल आया कि मैं तुमसे बड़ा हूँ? हाशिर की आवाज़ सुनकर वो दोनों ही चौंक उठे थे। आमिर का मुंह खुला रह गया। हाशिर, तुम उल्लू, बेवकूफ़ और इंतहाई मक्कार शख्स अब टसवे बहाकर खुद को मजलूम साबित करना चाहते हो। हाशिर ने उसे सीने में खूब भेंचा कि उसकी चीखें निकल गई। फिर कुछ ही देर बाद ऐना, जेम्स और जॉर्ज भी आ गए। आमिर और हाशिर की सुलह की खुशी में जेम्स और जॉर्ज ने भंगड़ा डाला। एक दफ़ा फिर जॉर्ज ने उनकी सुलह की खुशी में ट्रीट दी और ठीक 1 हफ्ते बाद ऐना और आमिर का निकाह हो गया था। उन दोनों को खुश और मसरूर देखकर ईमान ने सच्चे दिल से उनकी खुशियों के कायम दायम रहने की दुआ की। हाशिर इन दिनों अपने स्टोर की 3री ब्रांच को इस्टेब्लिश करने में मसरूफ़ था। वो आजकल अमेरिका की रियासत कोलोराडो के एक बड़े सरमायाकार से राब्ते में मसरूफ़ था। आज मिस्टर जॉर्ज नाथ ने न्यूयॉर्क आना था और हाशिर मिस्टर जॉर्ज नाथ से मुलाकात की घर से मकामी होटल पहुंच गया था जहां मिस्टर जॉर्ज नाथ ठहरे हुए थे। वो ईमान को बता गया था कि वापसी पर उसे काफ़ी देर हो जाएगी, लिहाजा वो परेशान ना हो। ईमान घर के कामों से फारिग होकर ऐना की तरफ चली गई थी। उसकी वापसी 6 बजे के करीब हुई। वो अपने ही ध्यान में मगन जो ही लॉक खोलकर अंदर आई तो सोफ़े पर एक हसीन 30-29 साल की औरत को देखकर ठिठक गई।
ये अंदर कैसे आए जबकि दरवाज़ा बाहर से लॉक था। वो गुमसुम और बेहद खौफजदा सी दरवाजे में ही खड़ी रह गई। रुक क्यों गई? आओ ना। वो इस इत्मीनान से उसे अंदर बुला रही थी, गोया ये फ्लैट उसी का था। कौन हो तुम? ईमान ने धक धक करते दिल के साथ पूछा। मुझे मीरा कहते हैं। वो दिलकशी से मुस्कुराई। कौन मीरा? तुम्हारे शौहर की बीवी। मीरा ने कहका लगाया। क्या बकवास कर रही हो? यही सच है। वो अपने हाथों की उंगलियों में फंसी हीरे की अंगूठियों को घुमाते हुए बोली। क्या सबूत है तुम्हारे पास? ईमान का रवां दवां सुलग रहा था। मेरी यहाँ मौजूदगी? वो खिलखिलाई। क्या ये सबूत काफ़ी नहीं कि मेरे पास इस फ्लैट की चाबियाँ हैं? इस फ्लैट में मेरा सामान पड़ा है। ये सामने वाला कैबिनेट खोल कर देखो, और ये लॉक्ड वार्डरोब भी। वो दीवार में नस्ब बड़ी सी अलमारी की तरफ इशारा करके बोली, और फिर उसने उठकर अलमारी के तीनों पट खोल दिए। वहाँ लेडीज़ वेस्टर्न ड्रेस लटके हुए थे, साथ कुछ जेंट्स ड्रेसेस भी थे। निचले कैबिनेट में मेकअप का सामान पड़ा था, ज्वेलरी और कुछ देगर अशिया भी थी। ईमान ने शिद्दत कर्ब की एक तेज़ लहर मन में उठती महसूस की। कुछ और सबूत भी है मेरे पास। वो बड़े तफाकुर के आलम में उठी और बहुत इस्तेहकाक से किचन की तरफ बढ़ गई। फिर उसने ईमान को आवाज़ दी। ईमान का गोया वजूद पत्थर का मुजस्मा बन चुका था, इससे एक कदम भी चला नहीं गया। मीरा ने किचन में झांका और फिर उसे मंजमिद खड़ा देखकर वापस आई। उसका हाथ सख्ती से पकड़ा और तकरीबन घसीटते हुए किचन में लाई। फिर उसने फ्रिज के लॉक दरवाजे को खोला। ईमान की आंखें हैरत की शिद्दत से फट गई थी। वो छोटा सा फ्रिज वलायती शराब की बोतलों से भरा हुआ था। मीरा ने आराम से एक बोतल उठाई और उसको खोलकर अपने मुंह से लगा लिया। ये है मेरा और तुम्हारे शौहर का फेवरेट मशरूब। इसके अलावा भी कुछ सबूत हैं, अगर देखने की ताब है तो दिखाती हूँ तुम्हें। मीरा ने बोतल स्लैब पर पटकी और फिर हैंडबैग से चंद फहश तस्वीरें निकालकर उसकी आंखों के सामने लड़ाई। ईमान लट्ठी की मानित सफ़ेद चेहरा लिए निगाहें चुरा गई थी। उसके आंसू बेआवाज़ गिर रहे थे। नहीं हाशिर, ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो धीरे धीरे बुड़बुड़ा रही थी। एक और चीज़ भी है मेरे पास। मीरा ने एक खाकी लिफाफा पर्स में से निकाला। देखो, ये मेरा आखिरी सबूत है, मेरा और हाशिर का निकाहनामा। ईमान के सर पर गोया पूरी की पूरी बिल्डिंग आ गिरी थी। वो रो रही थी, चीख रही थी और मीरा बराबर कह के लगा रही थी, मैं फिर आऊँगी तुम्हारी बर्बादी का तमाशा देखने। उसने हकारत से कहा और ना जाने कौन सा इंग्लिश गाना बेढंगी अंदाज में गाती दफ़ा हो गई। ईमान को तो कुछ होश नहीं था। वो रो रो कर नढाल हो गई थी। उसकी आंखों के सोते खुश्क हो गए थे। रो रो कर हलक में कांटे उगाए थे। सर दर्द से फटा जा रहा था। बाबा, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आपने मुझे दोज़ख में फेंक दिया। मैं बर्बाद हो गई हूँ। मेरी नमाज़ें ज़ाया हो गई, मेरे अमाल फना हो गए। मैं एक शराबी और ज़ानी के हवाले कर दिया। आपने मुझे ज़िल्तों के अंधे गड्ढे में फेंक दिया है। मैं मर रही हूँ, मेरा सांस घुट रहा है। मैं कैसे निकलूँ इस खाई से? आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। न जाने वो कब तक चिल्लाती रहती, रोती रहती, अपने नसीबों पर मातम करती रहती। हाशिर की आम ने उसे गुमसुम कर दिया था। वो उसे पागलों की तरह देख रही थी और फिर चील की तरह उस पर झपट पड़ी। हाशिर उसकी जुनूनी हालत को देखकर परेशान हो उठा था। एमी, होश करो, क्या हुआ है? पाकिस्तान में तो खैरियत है ना? हाशिर ने बामुश्किल उसे दोनों बाजुओं में जकड़कर काबू करके झंझोड़ा था। तुम धोखेबाज हो, झूठे हो, शराबी हो। बाबा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। एक बदकिरदार शख्स से मेरी शादी कर दी। नहीं अच्छा किया बाबा ने। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। ईमान, हुआ क्या है? कुछ बताओ तो सही। हाशिर बेकरारी से कहा। छोड़ दो मुझे, नहीं रहना मैंने यहाँ। वो उसी तरह मुसलसल चिल्ला रही थी। नफ़रत है मुझे तुम जैसे मर्दों से, घटिया, गलीज़, गंदी नाली के कीड़े। ईमान, क्या पागलपन है? कुछ बताओ तो सही। हाशिर ने नरमी से इल्तिजा की। फिर उसकी निगाह खुली अलमारियों और शराब की बोतल पर पड़ी। वो एकदम चौंका, ठटका और फिर सख्ती से पूछने लगा, कौन आया था यहाँ? बताओ एमी। आई थी तुम्हारी होती सोती, जिसके साथ गुलछड़े उड़ाते रहे हो। ईमान ने चला चला कर कहा। मीरा, बेगैरत, तुझे तो मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। वो मीरा को गालियों से नवाजता ईमान के लिए पानी ले आया। ईमान ने गिलास उठाकर सामने वाली दीवार से दे मारा। देखो ईमान, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, प्लीज़ खामोश हो जाओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस तुम मुझे वापस भिजवा दो। नहीं रहूँगी मैं यहाँ। उसने अपने बाल नोचने शुरू कर दिए थे। मुझे कुछ कहने तो दो, मैं तुम्हें सारी बात समझाता हूँ, बताता हूँ। हाशिर ने बेबसी से कहा। मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी, वरना मुझे वापस भिजवा दो। उसकी बस एक ही रट थी। लाख इल्तिजाओं और मिन्नतों का भी उस पर असर नहीं हुआ था। वो उसको कोस कोस कर थक गई थी। हाशिर को ये खदशा था कहीं उसका नर्वस ब्रेकडाउन ना हो जाए। वो उसकी मिन्नतें कर कर के थक चुका था, मगर वो कुछ सुनना नहीं चाहती थी। फिर ईमान ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। हाशिर दरवाज़ा पीट पीट कर थक जाता। 3 दिन उसने मुसलसल खुद को कमरे में बंद रखा। इस दौरान ना उसने कुछ खाया ना पिया। आखिर थक हार कर महज उसकी इस कैफियत को मद्देनज़र रखते हुए हाशिर ने उसे पाकिस्तान भिजवाने का फ़ैसला कर लिया था। उसकी सीट कन्फर्म करवा कर हाशिर ने आखिरी कोशिश के तौर पर अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा तो वो एक मरतबा फिर कमरे में बंद हो गई। जाने से पहले उसने ऐना और आमिर से मिलना भी गवारा नहीं किया था। फिर वो चली गई थी, शायद हमेशा के लिए।
उसका इस्तकबाल बहुत अच्छा न सही, इतना बुरा भी नहीं किया गया था। खुसूसन अनाबिया भाभी बहुत अच्छे तरीके से मिली थी। अम्मी का रवैया भी बहुत अच्छा था। अलबत्ता गुज़रे वक्त ने जोनिया के मिजाज पर कुछ बेहतर असर नहीं डाला था। वो पहले जैसी ही थी, रूड और रूखी फीकी। उसकी अचानक आमद का सुनकर भैया और हीरा भाभी भी मिलने के लिए आई थी और उसे अपने साथ घर ले जाना चाहती थी, मगर ईमान ने इनकार कर दिया। वो अमार के घर में ही ठहरी थी। उसने हमेशा अब उसी कमरे में ही रहना था। वो उन सब पर कुछ भी जाहिर करना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने अपने रवैये को नॉर्मल रखा था। वो जानती थी कि हाशिर उन्हें कुछ नहीं बताएगा और वो खुद भी अपने भरम को कायम रखना चाहती थी, मगर हाशिर के फ़ोन ने सबको ही तजस्सुस में मुब्तला कर दिया था। वो ईमान से बात करना चाहता था, मगर ईमान ने इनकार कर दिया। इसीलिए घर वालों को कुछ उनकी आपस में नाचाकी की भिनक पड़ गई थी। उन 3 महीनों में हाशिर ने 124 मरतबा फ़ोन किया था, मगर ईमान हर दफ़ा ही बहाना बनाकर इधर उधर हो जाती। महर बेगम ने एक दिन उसे आड़े हाथों ले लिया। क्या बात है ईमान, तुम हाशिर से बात क्यों नहीं कर रही? अम्मी, असल में मोबाइल पर बात हो जाती है। उसे फ़ौरन ही बहाना सूझ गया। कहीं लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो गया? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो गड़बड़ा सी गई थी। पहले सब घर वालों ने उसे बहुत अहमियत दी थी, हत्ता कि आमना आपी भी बहुत तपाक से मिली थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें भी अंदाज़ा हो गया कि असल में कोई गड़बड़ है। सब उसके तवील क़याम पर हैरान थे। उधर आशिर भी कोई बात नहीं बता रहा था और ना ही वो पाकिस्तान आ रहा था। ईमान अब पहले वाली ईमान तो नहीं थी जो दब कर रह जाती। उसने घर के कशीदा माहौल से बेजार होकर एक प्राइवेट स्कूल में जॉब कर ली। अब तो गोया सबको ही यकीन आ गया था कि ईमान और हाशिर का आपस में झगड़ा हो गया। उसके सामने ना सही, पीठ पीछे सबको ही बातें बनाने का मौका मिल जाता था। अब भी आमना आपी ज़ोरों शोर से अम्मी के कमरे में बोल रही थी, आप हाशिर से पूछती क्यों नहीं? आखिर क्या वजह है, क्यों ईमान यहाँ आई है? उसने कभी कोई बात बताई है जो अब बताएगा? अम्मी ने लापरवाही से कहा था। यकीनन कोई बात ज़रूर होगी जो ये मोहतरमा यहाँ आकर बैठ गई है। आमना आपी ने आंखें मटकाई। भला इस हालत में हाशिर ने उसे क्यों भेजा है? ऐसी बहुत सी बातें ईमान के कानों तक भी पहुंच रही थी। फिर हाशिर ने एक दिन तस्दीक भी कर डाली। घर वालों के रवैये में एक मरतबा फिर वाज़े फ़र्क आ गया। आमना आपी बातों ही बातों में उसे बहुत कुछ जता देती थी। एक मरतबा फिर उन सबको ईमान की ज़ात में बहुत से कीड़े नज़र आने लगे थे। एक मरतबा फिर वो सबकी निगाहों में अपना मकाम खो चुकी थी। ऐसा भला क्यों था? सिर्फ़ और सिर्फ हाशिर की वजह से। हाशिर के नाम ने उसे मोतबर कर दिया था। उसका नाम उसके साथ क्या लगा, वो फिर से मोतबर हो गई। उसका मकाम बहाल हो गया और अब एक मरतबा फिर उसका नाम सबकी ज़बान पर था। उसकी जेठानी और देवरानी को बातें बनाने का मौका मिल गया था। उसकी भाभी को भी अब उसमें एक मरतबा फिर कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। उसके भतीजे और भतीजी ने भी फ़ोन करना छोड़ दिया था। वो स्कूल से घर आई तो गर्मी और भूख से बुरा हाल था। उसने सोचा शरबत बनाकर पी ले, मगर जब किचन में आई तो आमना आपी पहले से ही मौजूद थी। उसे चीनी निकालते देखकर बोली, 50 रुपए किलो चीनी है। मैंने आपसे चीनी का रेट तो नहीं पूछा? ईमान ने नागवारी से कहा तो आमना आपी की तेवरियाँ चढ़ गई, जबकि जोनिया ने एक ज़ोरदार कहका लगाया था। ईमान ने खफत के मारे जग वहीं रखा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। फिर अक्सर ऐसा ही होने लगा था। जब वो खाना खाने के लिए आती, सालन ख़त्म होता, कभी रोटी ना मिलती, कपड़े धोने लगती तो साबुन और सर्फ गायब होता, फ्रिज को लॉक लगा दिया गया, दूध को फ्रिज में छुपा दिया जाता था, जबकि फ्रूट की टोकरियाँ आपी और जोनिया के कमरे में चली जाती। जिस कंडीशन में थी उसे इस हालत में फ्रूट और दूध की ज़रूरत थी, मगर जोनिया और आपी का अजली जलाया और हसद ऊद आया था। वह उसे ज़िक पहुंचाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। एक मरतबा फिर वो अमार के हवाले से उस पर तंज के तीर बरसाने लगे थे। एक मरतबा फिर उन्होंने उस पर ज़िंदगी के दरवाजे बंद करने चाहे थे, और इस दफ़ा तो उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं बचा था। भाभी ने भी आंखें माथे पर रख ली थी। कल जितनी ज़िल्लत उसने महसूस की थी, जितनी बेइज्जती भाभी ने उसकी की थी, वो उसके सामने सर नहीं उठा सकी थी। उसका रवा रवा सुलग रहा था। क्या आप तीसरा शौहर ढूंढना है, या फिर ये काम पहले से ही कर चुकी हो? भाभी, अल्लाह के लिए खामोश हो जाइए, ईमान ने गोया गिड़गिड़ा कर कहा था। मैं खामोश हो जाती हूँ, लोगों की ज़बानें भी रोक लूँ, उसने तनफुर से कहा। मैं किस किस को जवाब दूँ? आजकल सबकी ज़बान पर मेरी नंद के किस्से हैं। अपने घर से बात निकलती है तभी दूसरों की ज़बानें जहर उगलती हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं सबको घर घर जाकर तुम्हारी कहानियाँ सुनाती हूँ, भाभी ने चीख कर कहा था। तुम्हें खुद ही घर बसाना नहीं आता। मैं आइंदा इस घर में नहीं आऊँगी, माँ ने रोते हुए कहा। अगर खाला अम्मी ने भी तुम्हें घर से निकाल दिया तो फिर कहाँ जाओगी? भाभी का लफ्ज़ शहर में बुझा था। कम अज़ कम उस घर में कभी नहीं आऊँगी। आप बेफिक्र हो जाइए, सड़कों पर धक्के खाती फिरोगी, उन्होंने नफ़रत से कहा। मियाँ बीवी में झगड़ा हो ही जाता है, घर उजाड़ना कहाँ की दानिशमंदी? इतनी अकड़ और गरूर कम अज़ कम औरत में नहीं होना चाहिए। अगर हाशिर की गलती है तो फिर भी तुम माफ़ी मांग लो उससे, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। मुझे आपके मशवरों की ज़रूरत नहीं है, वो रखाई से बोली। आखिर वजह क्या है? ज़बरदस्ती के रिश्ते नापायदार होते हैं आपी। आपा जोनिया भी उसका खैर में शिरकत की घर से आ पहुंची थी। हाशिर को खालू जान ने मजबूर किया था कि उनके अमार की बेवा से वो शादी कर ले। जाहिर है उसकी पसंद तो कोई और थी। वो अपने दोस्त की बहन मीरा को शुरू से ही पसंद करता था।
जूनिया ने तमस्कुर उड़ाया। ईमान का चेहरा धुआं धुआं हो गया था। हाशिर ने उसे खुद ही यहाँ भेज दिया होगा। भला ईमान में है ही क्या? मुझे भी यही खदशा है, हीरा भाभी ने राजदारी से कहा। क्या पता उसने वहाँ शादी कर रखी हो। हाँ, तुम्हारी बात में वजन है, इसीलिए ये वापस आ गई। मगर है कितनी घुन्नी और मिसनी, कुछ बताती नहीं। हीरा भाभी ने नाक चढ़ाई। चांद निकलेगा तो सबको ही नज़र आएगा, कहाँ तक छुपाएगी? सोनिया ने तमस्कुराना कहा। शुक्र है वलीद ऐसा नहीं, 3.5-4 साल होने वाले हैं, मगर आज तक उसने कभी नहीं जताया। तुम्हारे साथ वलीद जैसा बंदा ही गुजारा कर सकता था, हीरा ने तशक्कुर भरे अंदाज में कहा। तो जूनिया ने भी फ़ौरन ही तायद की। कभी कभी उसे अपनी हमाकत पर भी बहुत हंसी आती थी। ये तो वलीद जैसा नरम तबीयत और मोहब्बत करने वाला बंदा था, जिसने आज तक उसे कभी बांझपन का ताना नहीं दिया था। वो अव्वल रोज़ की तरह ही उससे मोहब्बत करता था। वो हाशिर जैसे शख्स के साथ एक मिनट भी नहीं रह सकती थी, जो कि पहले से ही किसी और की जुल्फ़ का असीर था। इसीलिए वो मुतमईन थी, बेहद खुश थी, सरशार थी और ईमान की बदनसीबी पर भरपूर अंदाज में इजहार अफसोस करती थी। तुम टके टके की नौकरी करके हम पर क्या साबित करना चाहती हो कि 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते हम तुम्हें? आमना अपने गुस्से से आग बगोला हो रही थी। मेरी जॉब से आपको प्रॉब्लम क्या है? ईमान कहाँ तक बर्दाश्त करते एकदम फट पड़ी। लोग थू थू कर रहे हैं, बातें बनाते, बेगैरती की भी कोई हद है। अगर इतना ही शौक़ है तो अपने भाई के घर दफ़ा हो जाओ, उन्होंने चलाकर कहा। ये मेरा भी घर है। न जाने उसमें इतनी कहाँ से हिम्मत आ गई थी कि वह इंतहाई बेखौफी से बोली। जिसके हवाले से है उसी ने तुम्हें मुंह नहीं लगाया, 4 दिन बर्दाश्त नहीं किया। मुझे तो लगता है इनकरीब वो तुम्हें तलाक भी दे देगा। ऐसा करे तो उसी के हक़ में बेहतर है। इतनी मनहूस हो तुम, पहले अमार को खा गई हो, अब हाशिर की ज़िंदगी तबाह कर दी। मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ आई हूँ, ईमान ने मरी मरी आवाज़ में कहा। हाँ, उसी ने तुमसे जान छुड़वाई है। बहुत अच्छा किया मेरे भाई ने, जो तुम जैसी बदबख्त औरत से जान छुड़वा ली है। वो मुसलसल बोले जा रही थी। ईमान थके थके कदमों से चलती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वो क्या करती, कहाँ जाती, आगे कुआं पीछे खाई थी। आमना आपी का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था। उसने सोचा कुछ दिन भैया की तरफ रह आएगी, मगर वहाँ भी हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं थे। उसे सुबह सुबह आते देखकर भाभी का मूड ऑफ हो गया था। लो, आ गई मुसीबत। वो मुँह ही मुँह में बुदबुदाई। फुप्पो रहने के लिए आई हैं? बिस्मा उसकी गोद में चढ़ गई थी। कितने दिन रहेंगी? जितने तुम कहोगी। तो फिर अभी चली जाइए, बिस्मा की जगह हमज़ा ने कहा। तो वो शशतर रह गई। देखो ईमान, तुम समझदार हो, इतनी अकल तो है तुम में कि अपना अच्छा बुरा सोच लो। कुछ अरसे तक तुम्हारी डिलीवरी होगी, तुम्हें हमारे हालात का तो पता है, कहाँ इतना खर्चा अफोर्ड कर सकेंगे। तुम्हें कम अज़ कम इन दिनों में नहीं आना चाहिए था। भाभी ने लगी लपटी बगैर कह दिया था। मैं शाम तक चली जाऊँगी। अच्छा, फिर ये बर्तन वगैरह समेट दो, लंच भी बना देना। आज मैं अफशा की तरफ जाऊंगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ईमान गहरी सांस खारिज करके किचन में घुस गई थी। बर्तन धोए, किचन साफ़ किया और फिर खाना बनाने लगी। रात को जैन का फ़ोन आ गया था, वो उसे वापस बुला रहा था। ईमान ने फ़ौरन तैयारी कर ली थी। आमना आपी जा चुकी थी। अमेरिका से किसी ऐना नामी खतून का फ़ोन आया था। जैन ने उसे बताया तो वो कदरे हैरान हुई। क्या कह रही थी? आपसे बात करना चाह रही थी, शायद दोबारा कर लें। अगर आप बैक रिंग करना चाहती हैं तो कर लें। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, ईमान ने लापरवाही से कहा। आपकी फ्रेंड है? यही समझ लो। भाभी, एक बात पूछूं? क्यों नहीं? ईमान ने मुस्कुराकर कहा। क्या हाशिर के साथ आपका झगड़ा चल रहा है? नहीं तो, उसने निगाह चुरा ली थी। फिर आप यहाँ? वो कुछ कहते कहते रुक गया। मैं अनकरीब चली जाऊँगी, उसने एक पल में ही फैसला कर लिया था। कहाँ? जहाँ किस्मत ले गई। भाभी, मेरा बात का बुरा मत मानिएगा, घर अपना ही अच्छा होता है, सहन ने कुछ झिझकते हुए कहा था। ईमान कुछ नहीं बोली थी, बस खामोशी से उसे जाता देखती रही। उसने खुद को आजमाने का सोच लिया था, उसने फ़ैसला कर लिया था वापस जाने का। वो इस ज़िल्लत से तंग आ गई थी। वो मज़ीद खुद को गिराना नहीं चाहती थी। वो जान चुकी थी कि औरत बग़ैर मर्द के सहारे के इस मुआशरे में नहीं रह सकती। वो हर रिश्ते को आजमा चुकी थी। उसने अमार की सच्ची और खालिस मोहब्बत भी देखी थी। उसने हाशिर की मुनाफिकाना मोहब्बत भी देखी थी। अमार चला गया था, हाशिर मौजूद था, जिसके नाम के बगैर, साथ के बगैर वो अधूरी थी, अपाहज थी, नामुकम्मल थी। वो जैसा भी था, उसने हाशिर को कबूल करने का सोच लिया था। वो उसके साथ रहने के लिए खुद को तैयार कर रही थी। वो अल्लाह से शिकवा नहीं कर सकती थी। अल्लाह ने हाशिर हुसैन को ही उसका मुकद्दर का सितारा बनाया था, और जो शख्स अल्लाह ने उसके लिए पसंद किया था, वो कैसे उसे नापसंद करती। वो शराबी और बदकिरदार शख्स ही उसके नसीब में लिखा था। उसके हाथ की लकीरों में हाशिर का नाम था। फिर कैसे अमार ज़िंदा रहता? वो इन सब की नफरतें सह सह कर तंग आ चुकी थी। वो झुक गई थी, टूट गई थी। आमना आपी ने रात को फ़ोन करके फिर उसे बेइज्जत किया था। ईमान खामोशी से सुनती रही, फिर उसने फ़ोन रख दिया था। ये सिर्फ 20 दिन बाद की बात है, जब अचानक ऐना चली आई। वो अकेली आई थी और सिर्फ 2 दिन के लिए आई थी। ऐना का इस्तकबाल उन सब ने बहुत पुरतपाक किया था। वो सिर्फ ईमान से मिलने के लिए आई थी। इसके पास वक्त बहुत कम था, जबकि शिकवे शिकायत बेहिसाब। वो उससे नाराज़ थी और ईमान उसे भला बताती भी क्या? ईमान, मैंने तो तुम्हें बहुत अक्लमंद समझती थी, मगर तुम तो, ऐना ने नाराज़गी से कहा। तुम नहीं जानती है ना,
मेरे साथ क्या कुछ बीत चुका है, ईमान ने थकी थकी आवाज़ में कहा तो ऐना रंजीदगी से बोली, मैं जानती हूँ, मगर मुझे अफसोस है कि तुमने हाशिर समेत हमारा भी हाथ पार नहीं किया। अगर तुम मेरे साथ शेयर करती तो मैं तुम्हारी तमाम गलत फहमी दूर कर देती। ऐना ने उसका हाथ थामकर नरमी से कहा था, अगर तुम हाशिर की वकालत के लिए आई हो तो प्लीज़ कुछ मत कहो। मैं हाशिर को बगैर बताए आई हूँ, मुझे आमिर ने भेजा है। अगर तुम मेरी बात आराम से सुन लो तो मुझे यकीन है कि तुम्हारी तमाम गलत फहमी दूर हो जाएगी। क्या कहना चाहती हो, ईमान ने आहिस्ते से कहा था। और ऐना तमाम राम कहानी सुनाने लगी थी। उसने एक एक बात वाज़े कर दी थी। उसने हर सच्चाई पर से पर्दा उठा दिया था। ईमान हैरान परेशान शशदर सी सुन रही थी। ऐना मज़ीद एक दिन रही थी और फिर ईमान के बेहद इसरार के बावजूद वापस चली गई। उसे आमिर की बहुत फ़िक्र थी। वो बहुत परेशान थी कि आमिर को खाने पीने में प्रॉब्लम होगी। ऐना के जाने के ठीक 3 दिन बाद उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। अनाबिया भाभी बाहम बच्चों के मैके गई हुई थी। वलीद कराची, जबकि अली और ज़ेब ट्रिप के साथ जर्मनी गए थे। सिर्फ जोनिया और अम्मी घर में मौजूद थी। अम्मी दवा खाकर सो चुकी थी। तकरीबन 1 बजे के करीब उसकी तबीयत बिगड़ गई। पहले तो वो दर्द बर्दाश्त करती रही, फिर जब तकलीफ़ मज़ीद बढ़ गई तो वो उठकर जोनिया के बेडरूम की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा पीट पीट कर और आवाज़ें दे देकर वो थक चुकी थी, मगर जोनिया ने दरवाज़ा नहीं खोला। दर्द की शिद्दत से उसकी चीखें निकल रही थी। वो तड़प तड़प कर रो रही थी, चिल्ला रही थी, मगर वो उस बेहिस औरत पर कुछ असर नहीं हो रहा था। 1.5 घंटा वो जोनिया के दरवाजे के पास बैठी कराहती रही थी। फिर न जाने कैसे हिम्मतें जमा करके उठी, मगर कमर की शदीद दर्द ने उसे उठने नहीं दिया था। वो दीवार से सर टकराते मुसलसल रो रही थी, चिल्ला रही थी, करा रही थी। उसके आंसू गालों पर फिसल रहे थे, उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे। हाशिर आ जाओ, अल्लाह के वास्ते आ जाओ, मैं बहुत अकेली हूँ, मैं बहुत तन्हा हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरी खातिर ना सही, अपने बच्चे की खातिर आ जाओ। देखो मैं तुम्हें बुला रही हूँ, ईमान तुम्हें बुला रही है, मेरा दिल तुम्हें आवाज़ें दे रहा है, पुकार रहा है, फरियाद कर रहा है। देखो हाशिर, मैं तड़प रही हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ है, मेरी सांसें रुक रही हैं, प्लीज़ आ जाओ। हाशिर आ जाओ ना, मेरा कोई नहीं, मेरा तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं। वो रोते रोते नढाल हो चुकी थी। उसकी रंगत सफ़ेद लट्ठे की मानिंद हो गई थी। उसका हलक खुश्क था, गोया उसमें कांटे उगाए थे। उसी पल फ़ोन की बेल गूंज उठी थी। ईमान ने बेबसी के आलम में फ़ोन स्टैंड की तरफ देखा। बेल मुसलसल बज रही थी। ईमान ज़मीन पर घसीटते हुए बामुश्किल दीवार के सहारे खड़ी हुई थी। फ़ोन तक पहुँचते पहुँचते उसे दांतों पसीना आ गया था। उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ हाशिर की आवाज़ सुनकर वो फूट फूट कर रो दी थी। हाशिर उसे तसल्ली दी और फिर उमैर भैया को फ़ोन किया। जब तक उमैर भैया आए अम्मी भी उठ गई थी और जोनिया भी कमरे से निकल आई। अम्मी उससे गुस्सा हो रही थी कि उसने उन्हें बताया क्यों नहीं। कुछ ही देर बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। फजर की अजान के साथ उसने एक सेहतमंद बेटे को जन्म दिया था। हाशिर भी बेटे की खबर सुनकर तमाम गुस्सा और नाराज़ी भुलाए तीसरे दिन ही आ गया था। सारा दिन अपने छोटे से बेटे को गोद में उठाए रखता था। उसने एक मरतबा भी ईमान से बात नहीं की थी। ईमान उसके कठोर रवैये पर दिल ही दिल में अफसुर्दा थी। रात को जब हाशिर नन्हे ईमान को उठा कर अंदर आया तो ईमान बेसाख्ता बोली, अब भी ना आते, हम किसी के हाथ भेज देते ईमान को। ये मेरा घर है और ये कमरा भी मेरा है, मैं जब चाहे आ सकता हूँ, हाशिर ने संजीदगी के साथ कहा था। आप खफा हैं हाशिर। वो जो बेड पर ईमान को लेटाकर उससे खेल रहा था, ईमान की बात सुनकर चौंक उठा। तुम्हें मेरी नाराज़गी की परवाह है? आपको हमेशा मुझसे शिकायतें ही रही हैं, उसने आज़र्दगी से कहा। तुमने मेरी शिकायतें दूर करने की कोशिश की, अब कर लेती हूँ, वो बेसाख्ता बोली थी। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, प्लीज़ हाशिर मुझे माफ़ कर दें, ईमान ने इल्तिजाया कहा और फिर उसके कदमों के करीब बेड पर बैठ गई। मुझे अपनी गलती का एहसास है और गलत फहमी पर शर्मिंदगी भी। मैंने अनजाने में आपको जो कुछ भी कहा था मैं उस पर पशेमान हूँ और आपसे माफ़ी भी मांग रही हूँ। मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, मुझे बगैर तस्दीक किए कुछ भी कहने का हक़ नहीं था, मगर मैं मीरा को देखकर और अपने किचन के फ्रिज में उन अल-खबाइस की बोतलें देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। और फिर जो उसने मुझे जाली निकाह नामा दिखाया था और वो गंदी फहाश तस्वीरें, आप सोच भी नहीं सकते कि मैं किस ज़हनी कर्ब से गुजरी हूँ। मेरा जी चाह रहा था मैं खुद को ख़त्म कर लूँ। तुमने उस बेगैरत और झूठी औरत की बातों पर यकीन क्यों किया? और फिर मेरी कोई बात भी तुम सुनना नहीं गवारा कर रही थी। अगर अच्छा ही हुआ, अगर मैं इस वक्त तुम्हें अपनी सफाइयाँ देता तो तुम हरगिज़ यकीन न करती, हाशिर ने गुस्से से कहा। तो ईमान ने उसके पैरों पर अपने हाथ रख दिए। मुझे यकीन आ गया कि मीरा झूठी थी और वो सारा सामान उन दोनों बहन भाई का था जो कि अमानता आपने रखा था। प्लीज़ अब आप मुझे माफ़ कर दें। तुम मेरा एतबार बेशक ना करो, मगर मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर ज़रूर ख़त्म करना चाहूँगा। नासिर और मीरा इंडियन मुस्लिम थे। न्यूयॉर्क में हमारी मुलाकात हुई थी। इन दिनों वो दोनों ही न्यूयॉर्क की सड़कों पर मारे मारे फिर रहे थे। मैंने तर्स खाकर उन्हें अपने फ्लैट में रहने की जगह दी। कुछ अर्सा तक उन दोनों ने कदम जमा ली। एक दोस्त ने तवस्सुत से मैं इटली गया तो वहाँ कारोबार के लिए हालात कदरे बेहतर लगे। यूँ मैंने नासिर, मीरा और
आमिर से मशवरा करने के बाद कारोबार शुरू कर लिया, मगर कुछ ही अरसे बाद मेरा और आमिर का झगड़ा हो गया। उन दोनों ने मौका पाकर हमारा बहुत सा नुकसान कर दिया था। पहले मीरा मुझे अच्छी लगी थी, मगर यूरोप में रहकर उसने भी पर पुर्जे निकाल लिए थे। मैंने उसकी हरकतें देखकर उस पर लानत भेजी, मगर वो लुमड़ी कहाँ जान छोड़ने वाली थी। मौका पाकर फिर से औकात दिखा गई, और तुम बुद्धू उसकी बातों में आकर उसे खुश करने के मौके फराहम करती रही हो। मैं बहुत बेअकल और अहमक हूँ। हाँ, वो तो तुम हो ही, हाशिर ने संजीदगी से कहा। आपने मुझे माफ़ कर दिया है। उसका मूड कदरे बेहतर देखकर ईमान मसरूर सी हुई। नहीं? अच्छा। उसका मुँह एक दफ़ा फिर उतर गया था। तुम्हें तो शौहर को ढंग से मनाना भी नहीं आता, हाशिर ने तासुब से कहा। वो हौंक सी उसका चेहरा देख रही थी। भाई कोई मनते तरले किया करो, और कुछ नहीं तो कोई गाना वाना ही सुना दो, कोई प्यार मोहब्बत के डायलॉग ही बोल दो। तुम पाकिस्तानी फिल्में तो देखती होगी। जी नहीं, मुझे फिल्मों से कोई दिलचस्पी नहीं, उसने नाक चढ़ाई। ओके, तुम मेरे कमरे से जा सकती हो। क्यों? ईमान ने फिक्रमंदी से पूछा। मेरी मर्ज़ी, हाशिर ने कठोरपन की इंतहा कर दी थी। नहीं हाशिर, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। उसे तो आमना आपी और भाभी की तंजिया मानी खेज निगाहों का सोच कर ही वहशत होने लगी थी। उन्हें तो एक और चटपटा मौजू मिल जाना था कि हाशिर ने ईमान को कमरे से निकाल दिया है। क्यों? हाशिर ने भुवें चकाकर पूछा। वो, मैं आमना आपी की बातें नहीं सुन सकती। वो तो खुश होंगी कि आपने मुझे बेडरूम से निकाल दिया। ईमान ने परेशानी की असल वजह बताई, तो हाशिर ने भी मज़ीद उसे तंग करने का इरादा तर्क कर दिया, क्योंकि ईमान की अब भा करके रोने की कसर बाकी रह गई थी, और ईमान के आंसू वो कहाँ बर्दाश्त कर सकता था। कहाँ जा रही हो? उसे उड़ता देखकर हाशिर ने दवाई दी। ईमान ने कदरे पढ़कर जवाब दिया। आपके लिए दूध लेने जा रही हूँ। इतनी खिदमत गुजार बीवी ना बनो कि मुझे खामखा खुशफहमी लाक हो जाए, हाशिर ने मुस्कुराते हुए कहा। कभी कभी खुशफहमियाँ भी पाल लेनी चाहिए, वक्त अच्छा गुजर जाता है। ईमान भी मतला साफ देखकर मुतमईन और सरशार हो गई थी, और उसे खुश देखकर हाशिर भी अंदर तक मसरूर हो गया था। ईमान का रवैया चीख चीख कर बता रहा था कि वो भी ज़िंदगी से कदम मिलाकर चलना सीख गई है। बहुत देर बाद से ही उसने ज़िंदगी में मौजूद तब्दीलियों को समझ लिया था। वो जान गई थी कि ज़िंदगी की खुशी, गम, दुख और मुस्कुराहटों का हसीन संगम है। ईमान शायद किचन में गई थी। हाशिर बेड से उठकर सामने टेबल पर सजी अमार की तस्वीर तक आया। उसे यूँ लगा कि अमार बहुत खुश है। वो मुस्कुरा भी रहा था। हाशिर ने अमार की तस्वीर उठाई। उसके कानों में आज से 5 साल पहले गूंजने वाली आवाज़ों ने वो घड़ी, वो पल, वो लम्हा याद करवा दिया था, जब हाशिर हुसैन पहली मर्तबा ईमान का हसीर हो गया था। उसने ईमान से मोहब्बत नहीं, इश्क किया था। क्या कोई शख्स किसी औरत की तस्वीर देखकर उसके इश्क में गिरफ़्तार हो सकता है, जबकि वो औरत इस कदर हसीन भी ना हो? मगर हाशिर हुसैन ईमान अली के इश्क में गिरफ़्तार हो गया था महज उसकी तस्वीर देखकर। उसे वो वक्त कैसे भूल सकता था जब पहली मर्तबा उसने ईमान की तस्वीर देखी और फिर देखता रह गया। उसे इस तस्वीर ने गोया जकड़ लिया था। वो गोया किसी तलस्म के ज़ेरे असर पागलों की तरह उस तस्वीर को देखता रहा था। उस पल हाशिर भूल गया था कि ईमान उसके अजीज़ जान भाई की मंगेतर है। उसका भाई ईमान नामी उस लड़की से बहुत मोहब्बत करता है। आज भी अमार की खनखनाती आवाज़ उसकी रोज़ की तरह उसके कानों में गूंज रही थी। ओहो घामड़, अड़ियल ज़िद्दी घोड़े, मैंने ये तस्वीर तुझे इसलिए भेजी है ताकि तू भी सिंफ नाजुक के बारे में कुछ सोचने के काबिल हो सके। तेरे दिल के तार भी गुनगुना उठे। तुम्हारी गैरत पे जाके कि तुमसे छोटा होकर मैं मंगनी शुदा हो गया हूँ। वलीद को तूने निपटा दिया है, मगर तू मेरे हत्थे नहीं चढ़ रहा। अम्मी की शर्त भी कितनी ख़तरनाक है कि मैं यानी अमार हुसैन उस वक्त तक शादी नहीं कर सकता जब तक मुझसे बड़े ये 2 कठोर भाई ना ब्याहे जाएं। भला इस मनहूस शर्त की ज़रूरत ही क्या थी? मगर अब अम्मी की बात मानना पड़ेगी। अल्लाह के लिए मेरे शरीफ और मासूम भाई किसी मेम को ही अपने चुंगल में फंसा ले कि वो भी तुझे देखकर बदकती हैं। उफ, मैं क्या करूं? मेरे कितने मसाइल हैं, कितनी जिम्मेदारियां मेरी। बस तू जल्दी से कोई सच्ची झूठी लड़की ढूंढकर गायबाना मंगनी की खबर अम्मी को सुना दे, ताकि मेरा मामला भी कदरे बेहतर हो, मेरे सर पर भी सेहरा सजे और तेरा भाई भी शादीशुदा की फहरिस्त में शामिल हो जाए। अम्मी से क्या देख के तू नासिर की बहन मीरा को पसंद करता है? और फिर हाशिर ने अम्मी को कायल करने के लिए अमार की बात मान ली। उसने अपनी मोहब्बत को दिल के नहा खानों में छुपा लिया। वो तो खुद पर भी ये राज जाहिर नहीं करता था। उसने कभी ये नहीं चाहा था कि अमार अपनी मोहब्बत को पा ना सके। वो तो हमेशा अपने भाई की दायमी खुशियों के लिए दुआ करता था, मगर न जाने किसकी नज़र लग गई। वो अमार की शादी पर नहीं पहुंच सका था और ना ही उसके जनाजे पर पहुंच सका था, मगर उसका दिल इस सदमे से लहू लहू हो गया था। वो कितना ही अरसा दुनिया से कटकर अपने फ्लैट में पड़ा रहता। बाहर नासिर और मीरा और उनके फ्रेंड्स ने ऊधम मचाया होता था, मगर उसने कभी उन दोनों को नहीं रोका था। वक्त बीतता रहा, मौसम गुजरते रहे। फिर एक दिन बाबा ने उसे पाकिस्तान बुलवाया। वो चाहते थे कि हाशिर अमार की बीवी ईमान से शादी कर ले। हाशिर ने बाबा की बात का मान रख लिया, मगर दिल में छुपी वो ख्वाहिश ईमान की
चाह अंगड़ाइयाँ लेकर जाग उठी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ईमान उसकी हो चुकी है। उसने ऐसा कभी चाहा भी नहीं था, ना ईमान की उसने तलब की थी, मगर अल्लाह ने ईमान को उसकी नसीब का सितारा बना दिया था। उसने ईमान को खुश रखने का खुद से अहद किया था, अमार से अहद किया था, और वो इस अहद को ताहयात निभाना चाहता था। न जाने कब तक वो यूं ही सोचों में गुम रहता। बाहर खटके की आवाज़ सुनकर उसने अमार की तस्वीर वापस रख ली और फिर धीमे से बुड़बड़ाया, ये हकीकत में कभी भी ईमान को नहीं बताऊंगा। 1 हफ्ते बाद उन्होंने वापस चले जाना था और हाशिर की ख्वाहिश थी कि न्यूयॉर्क जाने से पहले वो लोग उम्रा अदा करेंगे। ईमान ने तो जब से सुना था खुशी के मारे ज़मीन पर पाँव नहीं टिक रहे थे उसकी बहुत दरीना ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। वो अल्लाह का घर देखेगी, खाना काबा की छाँव में बैठेगी, बहुत से नवाफिल अदा करेगी, अमार के लिए दुआएं मग़फ़िरत करेगी, मगर अल्लाह से शिकवा हरगिज़ नहीं करेगी, क्योंकि अल्लाह ताला की मसलहतें सिर्फ वही जानता है और वो हर चीज़ पर कादिर है। और उस परवरदिगार आलम ने उसे इतना नवाजा था कि वो जितना भी शुक्र अदा करती कम था। एक बेहतरीन हमसफ़र, प्यारा सा बेटा और पुरसुकून ज़िंदगी। उसके पास सब कुछ था, बहुत सी खुशियाँ उसकी मुंतज़िर थी, मगर कभी कभी एक दिल में मीठा सा दर्द अमार की याद बनकर उभरता था और ईमान ज़िंदगी की बहुत सी रंगीनियों में खुद को मसरूफ़ कर लेती। वो बहुत खुश थी और उसने सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर किसी और के दिल को भी मुतमईन और सरशार कर दिया था। उसने अपने जिगर का टुकड़ा, अपना प्यारा 3 माह का बेटा ज़ोनिया की गोद में हमेशा के लिए डाल दिया था। तमाम नफ़रतें, अज़ियतें, तकलीफ़ें भुला के उसने मोहब्बत और वसीउल क़ल्बी की एक अज़ीम मिसाल कायम कर दी थी। कभी कभी हाशिर बड़े मूड में उसे छेड़ता था, कम अज़ कम दूसरा बेबी आने तक तो ईमान को मेरे पास रहने देती, और ईमान खिलखिलाकर हंस देती थी। ईमान की मुस्कान हाशिर के इर्द गिर्द फूल ही फूल खिला देती। यूँ महसूस होता गोया सहरा में अब्र रहमत बरसने लगा है। तो ये था खूबसूरत नावल। मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया। मुझे एक चीज़ पर वो गुस्सा आ रहा था कि वो बग़ैर बताए जब वापस आती है तो मुझे होता है कि यार कितनी कोई डफर है, मतलब सुन ले, इतना वो बर्दाश्त करती है यहाँ पर आकर, इतने लोगों के ताने बातें। तो वो थोड़ा सा था नावल में हर्टिंग। बाकी बहुत ज़बरदस्त नावल था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैंने थ्रू आउट नावल को बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो आप लोग अपना फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा कि आप लोगों को इसकी लास्ट एपिसोड कैसी लगी है। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी और अच्छे से नावल के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।